धरती एक बार फिर से अपने आइस एज पे एंटर कर चुकी थी। ग्लोबल टेम्परेचर इतनी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा था और लग रहा था कि वो रुकने वाला ही नहीं है। और यहाँ पर हम एक न्यूज रिपोर्टर को सबको बताते देखते हैं कि अभी भी उन सभी लोगों को हार नहीं माननी, क्योंकि गवर्नमेंट के लोग अभी सभी के बारे में नहीं बोले हैं। और जब तक वो सभी लोग साथ में मिलकर एक दूसरे का साथ देते रहेंगे, वो एक टाइम पे इस तबाही से भी सही सलामत बाहर निकल सकते हैं। पर सभी जानते थे कि उसकी बातें कितनी सच्ची थी। एंड यहाँ पर न्यूज देखते हुए हानफेंग नाम के लड़के को बाहर से उसके नाम पुकारती आवाजें आती है। एंड वो बाहर देखने के लिए अपने साथ एक बैट लेकर जाता है, क्योंकि वो जानता था कि ऐसे क्राइसिस में कितना ज्यादा खतरा था और लोग सप्लाईज के लिए किसी को भी मारने को तैयार थे। पर पीक होल से वो बाहर पाता है। बाहर उसकी वही बहुत ही खूबसूरत फ्रेंड खड़ी थी, जैसे वो काफी टाइम से ही पसंद करता था। एंड वो उसका नाम पुकारती हुई उसे बाहर बुला रही थी। एंड क्योंकि वो उसकी जानी मानी दोस्त थी, गेट को थोड़ा सा खोल कर आता वो उससे पूछता है, "ह्योना, तुम आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अंदर आ जाओ, बाहर बहुत ही ज्यादा खतरा होगा। इस समय किसी का भी भरोसा करना बहुत ही बेवकूफी वाली बात होगी।" कि तभी गेट को थोड़ा सा खोलकर ह्योना उसके पूरा करीब आकर उसे किस कर देती है। एंड हानफेंग के तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा था, तो वो बस डिसाइड करता है उसके मजे लेने का। और फिर ह्योना उसे लगातार अच्छे से चाटने के बाद अच्छे से थोड़ा गर्म होकर पीछे हो जाती है। और हानफेंग उससे पूछता है, "मैंने गेट क्या खोला, तुमने जगते में मुझे किस कर दिया? आखिर तुम्हें जगते में क्या हो गया ह्योना?" जिस पर वो बताती है कि वो हानफेंग से प्यार करती थी और ये बात को उसने अब जाकर रियलाइज किया था। और उसे इतना पता चला था कि वो और हानफेंग सिर्फ एक दूसरे के लिए बने थे। और ऐसे क्राइसिस के आने के बाद उसे रियलाइज हो गया था कि सच में वो किसके साथ रहना चाहती थी, जो उसका हमेशा साथ देगा। एंड वो हानफेंग को बताती है कि अगर उसे यकीन नहीं होता तो वो उसके दिल पर हाथ लगाकर देख सकता था। और दिल से कहाँ हाथ लगाने को कह रही थी, आप समझ ही सकते हैं। एंड फिर वो करीब आती बताती है कि वो उसके साथ कुछ भी करने को तैयार है। और उसकी लात को अपने छोटे भाई पर महसूस कर वो भी समझ जाता है कि वो पप्पू से खेलने की बात कर रही थी। पर हानफेंग अपने पे काबू करता उसे बताने की कोशिश करता है, "ह्योना, तुम्हारे ये शब्द मेरे लिए काफी ज्यादा मायने रखते हैं, पर तुम जानते हो ना, अभी इस चीज का टाइम नहीं है और हमें अंदर चलना चाहिए।" पर ह्योना उसे बस उसके लिए कुछ टाइम के लिए अपनी आंखें बंद करने को कहती है, ताकि वो उसके गिफ्ट को अच्छे से कबूल कर पाए। और जब हानफेंग ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, दरवाजे के पीछे हम किसी के हाथ को पाते हैं। और उसकी आंखें बंद देखकर मौके का फायदा पाकर एक आदमी वहां पर आता है और सीधा अपना हाथ में पकड़ा हथियार उसके सर पर दे मारता है, जिससे अब हानफेंग एकदम मरने के हालात पर पहुंच गया था। और ह्योना उस आदमी से एक्ट करती है कि उसे मारना नहीं चाहिए था, जिस पर वो आदमी उसे बताता है कि इतना वो भी जानते थे कि इस लड़के को मरना पड़ेगा, क्योंकि ये दुनिया वैसे ही नरक बन चुकी है और खाने के लिए वैसे भी काफी कम सामान है, और एक बंदा जितना कम होगा उनके लिए उतना बेहतर होगा। और फिर वो वहाँ पर तलाशी लेने लगते हैं कि आखिर हानफेंग ने अभी तक क्या क्या सामान जोड़ रखा था जो कि उन्हें सर्वाइव करने के लिए मदद कर पाए। और यहाँ पर हानफेंग की थोड़ी जिंदगी अभी भी बच रखी थी और वो दर्द से तड़पता हुआ बिना हिले टुले अपनी इस मौत का एहसास ले रहा था। और अपने सामने देख रहा था वो हरामजादी ह्योना अब उस दूसरे बंदे के साथ मस्ती कर रही थी, और अब अपनी जिंदगी का सारा दोष वो उसके ऊपर दे रहा था। और मरने से पहले वो अपने आप से वादा करता है कि अगर अगली जिंदगी कभी भी होती है तो वो सिंप बनना छोड़कर एक गीगा चाट बनेगा। कुछ ज्यादा हो गया। कि तभी उसे महसूस होती है एक चमकती हुई गोल्डन सी रोशनी, और इस अलग ही जगह पर वो उस रोशनी को छूने की कोशिश करता है, क्योंकि वो उसे काफी गर्म महसूस हो रही थी। कि तभी वो रोशनी तब्दील होकर लाल हो जाती है और ऐसा लग रहा था कि वो उसके हाथ से जुड़ती चली जा रही थी। और उसे अपने हाथ पर बहुत ही अजीब महसूस हो रहा था कि धीरे धीरे कर वो रोशनी पूरा ही उसे निगल जाती है। और अगले पल तभी चिंता में चिल्लाते हुए उसकी आँख खुल जाती है और लंबी सांसें लेता हुआ वो देखने लगता है कि आखिर वो कहाँ पर मौजूद था। एंड फिर ध्यान से देखने पर वो पाता है कि वो अपने घर तो मौजूद था, पर वहाँ पर बर्फ का कोई भी तूफान नहीं आ रखा था। और फिर आधे घंटे बाद हम उसे बालकनी में खड़े हुए उस गर्मी का नजारा लेते पाते हैं, क्योंकि काफी टाइम बीत चुका था जब उसने लास्ट टाइम सूरज की रोशनी महसूस की थी। और डेट चेक करने पर उसे पता चला था कि इस वक्त 28 जून चल रही थी और अपोकलिप्स शुरू हुआ था 15 जुलाई को। और वो समझ गया था कि वो मरने के बाद किसी वजह से न जाने क्यों टाइम में पीछे आ गया था, वो भी उस टाइम पर जब अपोकलिप्स को शुरू होने में कुछ टाइम पड़ा था। यानी जिंदगी ने उसे एक और मौका दिया था। एंड ये फिर से पैदा होने का मामला खुद से काफी अलग था, कि इस बार एक और अलग अजीब चीज थी कि उसकी बॉडी में एक अलग सा बदलाव आ गया था। जब से वो जागा था उसके राइट हेड के अंदर से एक लाल रोशनी निकल रही थी, जिसका मतलब वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था। वो लाल रोशनी उसे दर्द नहीं करती थी, ना ही कुछ करती थी, बस सिर्फ गर्म महसूस होती थी। और पहले तो उसे लग रहा था कि ये लाल सी रोशनी बस उसका एक वहम है, पर ये सच में थी। कि तभी उसे एक जोर की छींक आती है और फिर वापस देखने पर पाता है वो अजीब सी रोशनी अब भारी हो चुकी थी। और अब इस हरे रंग को किसने ट्रिगर किया था उसे इतना भी नहीं पता लग रहा था। कि तभी अजीब बात, वो रोशनी बहुत ही ज्यादा फैलने लगती है और उसके हाथ पर बहुत ही बड़ी हो जाती है। एंड वो परेशान होकर सोचने लगता है कि कहीं वो ग्रीन लाइट तो नहीं बन गया, बट ना उसे कोई ताकतें तो महसूस नहीं हो रही थी। ओह माय गॉड, कौन सा सुपर हीरो बनूंगा मैं? क्या साइंटिस्ट के पास जाऊं पर मुझे वो काट न डाले? कि तभी फिर अचानक से वो रोशनी कम होने लगती है। एंड उसे इतना पता चला था कि ग्रीन लाइट जो
जो थी वो बड़ी भी होती थी और छोटी भी होती थी, जबकि रेड लाइट सिर्फ एक ही साइज में रहती थी। कि तभी सोफे पर बैठकर उसे अपने शरीर से बहुत ही थकान महसूस होने लगी थी, जैसे कि ये रोशनी उसे लगातार थकाई जा रही थी। एंड वो इरिटेट होकर गुस्से से बस अपने हाथ को हिलाने लगता है। अब चल जा यार भैंस की घोड़ी, मुझे नहीं चाहिए कोई लाइट। कि फिर उसे याद आता है कि ऐसी कहानियां तो वो मानवा वगैरह में भी तो पढ़ा करता था। तो एक्चुअली में क्या वो कोई ओवर पावर्ड प्रोटैगनिस्ट तो नहीं बन गया था? प्रोटैगनिस्ट वापस पास में जाकर जिसके पास चीट पावर्स आ जाती है एंड उसी चीज को टेस्ट करने के लिए वो जाकर एक किचन नाइफ को पकड़ लेता है, पर ना कोई भी फायदा नहीं हो रहा था और उसे रियलाइज हो गया था कि उसके पास शायद लड़ने की तो कोई ताकतें नहीं आई थी। और अब यह अजीब हरकतें कर 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 और चीजें सोच सोच कर उसे अब जोर की भूख लगने लगी थी। बट फ्रिज में जाकर देखता है वो कुछ भी खाने के लिए पड़ा ही नहीं था, पर उसे भूख इतनी ज्यादा लगी थी कि अगर शायद अब वो कुछ ना खाता तो वो पक्का बेहोश हो जाता। कि तभी उसे पास में पड़ा रोस्टेड सोयाबीन का एक डब्बा दिखता है एंड फिर काम चलाने के लिए वो स्नैक्स को ही खाने का सोचता है। एंड फिलहाल के लिए अगर वो इसे खा लेगा तो कम से कम उसका टाइम पास हो जाएगा और फिर कुछ पेट पूजा करने के बाद उसमें हिम्मत तो आएगी सुपरमार्केट जाने की। और फिर अपने हरे हुए हाथ से वो डब्बे में से एक सोयाबीन निकाल कर उसे खाने लगता है। कि जब वो उसे अपने मुंह की तरफ फेंकता है वहाँ पर एक अजीब सा धमाका होता है और धुएं के हटने पर अपने मुंह के अंदर हाथ फेंक पाता है कि उसने खाई तो रोस्टेड सोयाबीन थी, तो उसके मुंह में पूरी की पूरी हरी दाल कहाँ से आ गई थी। और उसे अपने मुंह से बाहर निकालता वो सोचने लगता है, और तेरे भाई अब ये क्या मामला था, खाया मैंने कुछ, गया अंदर कुछ, और क्या चीज है ये? यार ये सोयाबीन है क्या? और देखा जाए तो वैसे अब मुझे थकान भी महसूस नहीं हो रही। एंड देन वो पाता है कि वो ग्रीन लाइट भी वहाँ से चली गई थी, तो पक्का इस चीज का सारा कनेक्शन उस सोयाबीन से ही था। एंड फिर वहाँ से एक मटर को तोड़कर वो पाता है कि ये तो उग गया था। एंड वो एकदम शौक और हक्का बक्का रह गया था कि आखिर लिटरली उसने ऐसा कैसे कर दिया। और फिर वो खुश होता सोच रहा था तो ये मेरी ताकत है, पर मुझे समझ नहीं आया कि आखिर ये काम कैसे करती है। पर जो भी हो मुझे बाद में से अच्छे से स्टडी करना होगा। हाँ, पर फिलहाल के लिए सबसे जरूरी काम है बाहर जाकर सप्लाईज को इकट्ठा करना, उससे पहले ये दुनिया फिर से खत्म हो जाए। और फिर वो चल पड़ता है सुपरमार्केट की तरफ। और बाजार में चलता चलता वो सोच रहा था तो एक बात मैं पक्की कर लूं, पहले कि मेरे हाथ में एक लाल रोशनी है और उसके बाद वो रोशनी हरी भी बन सकती है। यह हरी रोशनी छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है, पर इसके चलते दौरान मेरे दिल की धड़कन बहुत ही तेज हो जाती है। फिर मैंने अपने चमकते हाथों से उस सोयाबीन के दाने को टच किया था कि फिर वो मटर बन गए। आखिर साली किस तरह की ताकत है कि तभी उसे अपने पीछे से फिर से वही जानी पहचानी आवाज आती है जो उसके नाम को पुकार रही थी। और जब वो पीछे मुड़कर देखता है योना वहाँ पर खड़ी मौजूद उसे कह रही थी, हान फेंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम भी शॉपिंग के लिए जा रहे हो? लगता है कि किस्मत ही है जो हमें बार बार मिलाती रहती है। और हान फेंग उसे देखकर थोड़ा घबराया हुआ क्योंकि अभी कुछ ही घंटों पहले इस औरत ली हियोना ने अपना जाल बिछाकर उसे मरवाया था। और आप खुद ही इमेजिन करो जिस लड़की के चक्कर में आप पूरे 3 सालों से पड़के थे और उसे खुश करने के लिए आपने अपनी जिंदगी में सब कुछ उसके लिए किया था और आपको पता चले कि वो बस मुस्कुरा कर आपका इस्तेमाल करती थी और उसके लिए आप बस एक साइड गए थे और उसी प्यार ने आपको इतना बड़ा धोखा भी दिया होता तो। और क्या वैसा ही गुस्से का रिएक्शन हान फेंग का भी था क्योंकि इस औरत ने उसे मरवा डाला था और वो उससे एकदम इरिटेटेड तो था, पर इस टाइम पर अभी बदला लेने का टाइम नहीं था क्योंकि सबसे पहले उसे सप्लाईज इकट्ठा करने थे। और फिर अपने आप को पूरी तरह से शांत करने के बाद वो हियोना की तरफ ध्यान देता है जो कि उससे पूछ रही थी कि आखिर हान फेंग को अचानक की क्या हो गया था जो उसकी इतनी लगाई गई आवाज भी नहीं सुन पाया था। जो सुन हंसता हान फेंग उसे बताता है, नहीं हियोना बस आज तुम काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो कि तुम्हें देखकर तो मैं अपने होश तक भी खो गया था। जो सुनते वो हंस कर पूछती है कि आखिर हान फेंग फ्लर्टिंग में कब से इतना माहिर हो गया। पर वेल अब जो भी हो वो इस बात से खुश होकर बताती है कि क्योंकि वो दोनों मार्केट में मिल ही गए थे तो आखिर वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर कर आखिर कुछ शॉपिंग करने क्यों नहीं चलते। एंड ये साफ साफ हान फेंग के लिए इन्विटेशन था जो सुनकर पहले का हान फेंग बावला हो जाता, पर अब का तो उसे साफ साफ इनकार करता वहाँ से जाने लगता है ये बताकर कि आज उसे कोई जरूरी काम था तो उसके पास थोड़ा टाइम कम था। एंड चलता हुआ पूरा जानता था ये लड़की सच में मुझे फिर से एटीएम के तौर पर इस्तेमाल करने वाली थी, पर इस बार नहीं बहन, मैं इन चीजों से पहले पीछे हट चुका हूँ। एंड फिर वो ईस्ट रीजन की सबसे बड़ी वॉल मार्केट में आ जाता है जहाँ पर ज्यादातर हर एक तरह का सामान मौजूद था। और उसकी पिछली जिंदगी में जब अपोकलिप्स आया था इस जगह को तो पहले से ही पूरा का पूरा खाली कर दिया गया था और किसी को भी आज तक इतना नहीं पता चला कि उस जगह को खाली करने वाला आखिर कौन था। एंड इसलिए हान फेंग के पास अब बेस्ट मौका था जितना हो सके इतने सप्लाईज इकट्ठा करने का उससे पहले कि अपोकलिप्स आ जाए। एंड उसने पूरी अपोकलिप्स की गाइड बना रखी थी कि उसे क्या क्या सामान इमरजेंसी के लिए चाहिए होगा, जिसमें खाने का सामान, मेडिकल सप्लाईज, टूल्स वगैरह, अच्छे गर्म कपड़े, डेली नेसेसरीज और ऐसे और भी कई सामानों की तैयारी करनी पड़ेगी। पर इस वक्त सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि उसके पास इतने पैसे नहीं थे और आखिर इतने कम पैसों के साथ वो इन सब चीजों की तैयारी कैसे ही कर पाएगा। कि तभी उसे एक मनी लोन कंपनी से मैसेज आता है जो कि ऑब्वियसली उसे लोन ऑफर कर रही थी। और ये मैसेज देखकर हान फेंग को बहुत से मस्त से आइडियाज आ जाते हैं कि आखिर लोन लेने के तो काफी कई तरीके थे एंड ऐसे ऑनलाइन भी काफी सारी एप्लीकेशंस थी जिन सभी से लोन लेकर वो काफी सारे पैसे इकट्ठे कर पाएगा और अपोकलिप्स के चालू
होने के बाद उसे वैसे भी उसे चुकाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इमेजिन करो कि अपोकलिप्स नहीं आता, इस बंदे को तो लोग कूट डालेंगे। खैर जो भी हो, बाहर यहाँ पर हम देखते हैं ह्योना इरिटेट होकर अपना सारा गुस्सा रास्ते के पत्थर पे निकाल रही थी और इरिटेटेड होती मन में सोच रही थी कि आखिर हान फेंग को उसे मना करने की हिम्मत कैसे हुई, जबकि वो उसका कई में से एक सिंप था जिसका वो बस हमेशा से इस्तेमाल करती आ रही थी। पर आज उसके पल रहे कुत्ते की हिम्मत हो गई थी उस पर भौंकने की। एक गरीब जिसके पास कार तक भी नहीं है, अब सोचना भी बात कि मैं तुमसे कभी भी बात करूंगी। कि तभी उसकी उम्मीदों को चीरता हुआ पीछे से एक बहुत ही महंगी कार लाता उसके सामने रोक देता है। एंड यप उस कार के अंदर और कोई नहीं बल्कि हान फेंग ही था और गेट को खोलता वो ह्योना को हाई करता है। एंड ह्योना एकदम कंफ्यूज, ये हान फेंग है, हाँ ये हान फेंग है, पर इस कमीने के पास कार कहाँ से आ गई, ऐसा वो सोच रही थी। और बार वो प्यार से पूछती है कि क्या ये कार हान फेंग की थी, जिस पर वो भी हाँ करता बताता है हाँ ये कार तो अभी अभी खरीदी है। दरअसल मेरे पापा का बिजनेस यूएस में काफी तगड़ा चल रहा है और खुश होकर उन्होंने मुझे थोड़ा सा कैश भेजा और मैं भी उन्हें बस अभी अभी एयरपोर्ट छोड़ कर आया हूँ। और ह्योना जिसने सोचा था कि वो पहले उससे बात तक भी नहीं करेगी, अब उसकी कार को देखकर पिघल गई थी और एकदम अच्छी एक्टिंग करती वो इमोशनल होने कहने लगती है, अच्छा तो तुम अपने पापा को एयरपोर्ट छोड़ने गए थे, मुझे माफ करना मैंने तुम्हें शॉपिंग जाने के लिए पूछा, पर तुम्हें पता है कि तुम पहले कितने कोल्ड लग रहे थे, मुझे लगा कि तुम मुझसे बात तक भी नहीं करना चाहते और कि तुम अपने दोस्त को ऐसे ही बीच में छोड़ रहे थे। और उसे मगरमच्छ के आंसू रोता देख हान फेंग भी उसे एकदम करीब लाता लोमड़ी की बातें करने लगता है। ह्योना आखिर तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें कभी भी पीछे छोड़ूंगा, तुम शायद ना समझ पाओ पर तुम मेरे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो। एंड ह्योना समझती हुई कि गर्म लोहे पर हथौड़ा मारना चाहिए उसे बताती है कि हान फेंग भी उसके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। एंड अगर वो चाहता है तो वो दोनों साथ में डिनर और मूवी देखने जा सकते हैं, क्योंकि आज उसने फैसला लिया था हान फेंग को और भी करीब से जानने का। पर उससे पहले ही वह हरामी उसके सामने से गायब हो जाता है। जो देख सीरियसली ह्योना बस ये सोच रही थी इसकी माँ का ये कहाँ गया, कि हान फेंग उससे थोड़ा ही दूर अपनी कार के सामने मौजूद था और उसे बता रहा था कि अभी उसे घर पे ये सारा सामान रखना था तो वह भी उसके साथ मूवी देखने नहीं जा सकता था। और ह्योना से पूछने लगती है कि आखिर हान फेंग इतना सारा सामान खरीद कर क्यों लेकर आया था, जिस पर वो बस बहाना लगा देता है कि वो बस थोड़ा सा सामान लेकर आया था और साथ ही साथ सबसे स्पेशल चीज वो ह्योना के लिए भी एक गिफ्ट लेकर आया था, जिससे ह्योना भी एकदम खुश कि हान फेंग है इतना बड़ा सिंप जो है और ऊपर से उसके बाप ने भी अभी अभी से पैसा भेजा था तो पक्का उसका गिफ्ट भी काफी तगड़ा होने वाला था। और ये उम्मीदें करती वो वहाँ से घर जाने लगती है इस उम्मीद में कि हान फेंग बाद में खुद आकर उसे उसका गिफ्ट दे देगा। पर बक्सों को पकड़ा हुआ हान फेंग बस सोच रहा था, हाँ शुक्र है मैं इसे बिल्कुल भी जाने नहीं दे सकता कि मैं सामान इकट्ठा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये मेरी तरह थोड़ा सा भी सामान इकट्ठा कर ले। आखिरकार ये जानकारी और खाना आज जाकर इस अपोकलिप्स में मेरे भविष्य को पक्का करने वाला है। पर ह्योना बस तुम इंतजार कर इस दुनिया के फिर से खत्म होने का, और अपोकलिप्स के बाद तुम दोनों को ही समझ आएगा, खासकर उस आदमी को जिसने मुझे मारा था उनके क्या वाट लगने वाली है। और अब वो धीरे धीरे कर थोड़ा सा इंतजार करने लगा था कि आखिर कब ये अपोकलिप्स आएगा और इन सभी लोगों की वाट लगेगी। और अब आ चुकी थी 29 जून और वो डिजास्टर जिसमें सब कुछ -डिग्रीज में चला गया था वो शुरू होने वाला था 15 जुलाई को। और अगले महीने से ही धीरे धीरे कर टेम्परेचर लो होना शुरू हो जाएगा और एक टाइम पर ये पूरी धरती ही बस बर्फ और तूफान में रह जाएगी। और अब हान फेंग सबसे पहले खाने का इंतजाम करता है कि आखिर इतने सारे बग से हान फेंग क्या मंगवा रहा था। और हान फेंग भी सारा खाना बंद मंगवा रहा था ताकि किसी को भी शक ना हो कि आखिर वो अंदर क्या स्टोर कर रहा है। और खाने के बाद जो सेंसिटिव सप्लाईज थे उन्हें वो रात को खुद घर के अंदर लेकर आता है जब बाहर कोई भी मौजूद ना हो। और क्योंकि अपोकलिप्स के बाद बिजली की भी एकदम वाट लगने वाली थी तो इसलिए उसने जनरेटर के लिए भी काफी अच्छा इंतजाम कर लिया था और इतना तेल भी मंगवा लिया था कि वो 1 साल तक चलता रहे। और अपोकलिप्स के चालू होने पर हीटिंग सिस्टम भी बंद हो जाएगा तो उसने अपने घर को भी उसके लिए एकदम अच्छे से मॉडिफाई करवा लिया था। और उसी के दौरान उसने खिड़कियां और दरवाजे भी पक्के करवा लिए थे ताकि उसे बाहर से कोई भी तोड़ ना पाए। और एक जगह सप्लाईज रखने के लिए उसे एक अलग सा रूम चाहिए था। और ऐसे ही धीरे धीरे कर उसने हर एक चीज का इंतजाम कर लिया था। और ये सारी तैयारियां करते ही 14 जुलाई आ चुकी थी और अब बस एक दिन ही बचा था अपोकलिप्स के शुरू होने पे। और अगली तैयारी जो उसे करनी थी वो थी सबसे मेन वाली, वो था अपनी एबिलिटी को स्टडी करना कि आखिर वो कैसे काम करती थी और उसका करना क्या था। और साथ ही साथ आगे की प्रॉब्लम्स ये थी कि आने वाले आइस अपोकलिप्स में जीने के लिए जो सप्लाईज उसने इकट्ठे किए थे वो भी काफी नहीं होंगे। और हान फेंग की वो एबिलिटी जिससे वो प्लांट्स को मैनिपुलेट कर सकता था वही उसकी एक लौती उम्मीद थी। एंड अब हान फेंग ने अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल कर कुछ सोयाबीन्स को ग्रो किया था और वो दिखने में तो काफी स्वादिष्ट लग रही थी। पर अब बारी थी उन्हें खाकर ही टेस्ट करने की। और साथ ही साथ उसने महामाइन को ग्रो किया था क्योंकि उसे अभी तक पता नहीं लगा था कि आखिर ये कौन सा मंत्र था जो इस एबिलिटी को चालू करने में मदद करता था। और अब बारी थी खाने को चेक करने की कि क्या वो पचने के लायक तो था ना। और वैसे ही वो एक बाइट अपने मुंह में डाल लेता है और उसे चखने के 2 मिनटों के साइलेंस के बाद वो जान ही पाता है कि ये खाने के लायक ही थी, यानी कि अगर वो एबिलिटी को अच्छे से इस्तेमाल कर पाए तो वो खाने को बना सकता था। और अब अगला स्टेप था जानने का कि आखिर इस एबिलिटी को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है और कैसे इसे रोका जा सकता है कि किसी दिन अपना
छोटा पप्पू हिलाते वो उसे ना उखाड़ डाले। एंड वैसे भी उसने अभी तक उसे एक ही चीज पर टेस्ट किया था। एंड फिर वो फ्रिज के पास जाकर दरवाजा खोलकर देखता है कि उसके पास घर में क्या क्या सामान मौजूद था जिनके ऊपर वो अपनी इस एबिलिटी को टेस्ट कर पाएगा। और वैसे ही काफी टाइम बीत जाता है और इसी दौरान हनफेंग बेहोश भी हो गया था। और शाम के वक्त उसकी जाग खुलती है और वो देखता है कि उसने अपने हाथ में एक वेजिटेबल पकड़ रखी थी। और बेहोश होने से पहले उसने अपनी ताकत को काफी सारे प्लांट्स पर टेस्ट किया था, पर उनमें से तो कोई रिएक्ट तक भी नहीं किए थे। और कुछ सीड से पूरे फुल ग्राउंड प्लांट बन गए थे, जैसे कि पहले सोयाबीन बनी थी और कुछ बस फट गए, धमाका कर दिए जैसे कि वो कोई बॉम्ब्स होते हैं। और धमाके के बाद वो ऐसे सब्सटेंसेस में बदल गए जो कि कोयल जैसा तो लग रहा था पर काफी लाइट था। बट वेल जो भी हो, उन्हें भी बाद में डिजास्टर के बाद हीट लेने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। यानी कम से कम अब वो इन सर्दियों में गर्म तो हो सकता था ना, जबकि बाकियों के तो एल लगने वाले थे। और उसके बाद भी वो कई चीजों पर हो ट्राई करता रहा। एंड इस बार उसने टेस्ट किया कि अपने सांस को कंट्रोल करने पर क्या वो अपनी इस एबिलिटी को कंट्रोल कर पाएगा। कि तभी उसके हाथ में एक सब्जी उग जाती है जिससे परेशान है वो बस कह रहा था, सच में यार कैसे काम करती है ये एबिलिटी, कभी तो किसी बाप की भी नहीं सुनती और कभी खुद भी काम कर जाती है। एंड उसे अभी तक इस एबिलिटी को कंट्रोल करने का कोई भी पैटर्न नहीं मिला था और वो सोचने लगता है कि आखिर कौन सा तरीका इसे कंट्रोल करने के लिए अच्छे से काम आएगा। पर उसे एक चीज का आइडिया तो लग गया था कि ये जो भी तरीका था वो पक्का उसके मन के साथ जुड़ा हुआ था और वही इसे एक्टिव करने की कंडीशन होगी। और फिर वो अपनी आंखें बंद कर कुछ मेडिटेट करने का ट्राई करने लगता है और ऐसा सोचने लगता है कि जैसे वो नेचर साथ में हो और वो उस खुले नेचर में एकदम खुला होकर घूम रहा था। उसका शरीर और दिमाग इसे ही अलग सी दुनिया का एक हिस्सा थे और वो अपने साथ को नेचर से जोड़ने की कोशिश करता है। और लोग क्या बन गई बात जब वो अपनी आंखें खोलता है। आंखें खोलकर वो पाता है कि सच में पहली बार वो अपनी इस ताकत को कंट्रोल कर पाया था और इस बार उसने अपनी चाहत से इस एबिलिटी को चलाया था। और अब बारी थी उस एबिलिटी को टेस्ट करने की मीट पर, क्योंकि अगर वो खा सकेगा तो उसका और भी फायदा होगा। एंड वो उस पर हाथ रखकर उसे चेक तो करने की कोशिश करता है बट उसका कोई भी रिएक्शन नहीं आता, जिससे उसे लगता है कि शायद ये एबिलिटी सिर्फ प्लांट्स पर ही काम करती थी। एंड इस बात से वो थोड़ा इरिटेटेड था क्योंकि जो चीज सबसे स्वाद होने वाली थी वो उसके लिए कोई जुगाड़ कर भी नहीं पा रहा था। एंड वो ऐसा ही अपने ख्यालों में डूबा हुआ था कि तभी उसे याद आता है कि जब वो मेडिटेट करता था उसे अपने कॉन्शियसनेस में एक नहीं बल्कि 2 कलर दिखाई देते थे और उसने अभी तक उस लाल कलर का इस्तेमाल किसी पर किया तक नहीं था। एंड इसलिए अब वो फैसला करता है उस रेड लाइट का इस्तेमाल करने का। एंड कुछ कर वो उस रेड लाइट को अपने हाथ से बाहर निकाल पाता है और वो रेड लाइट उसके पकड़े गए मीट उसने जो पकड़ा हुआ मीट था उस पर चमकने लगती है। कि तभी उस मीट की एकदम बुरी हालात हो जाती है, जिसपे एक पल को हनफेंग डर भी गया था और खुश भी था कि शुक्र है उसने इस रेड लाइट का इस्तेमाल अपने मीट पर नहीं किया था। और उस अजीब बन के मीट को वो फेंक देता है। एंड फिर टाइम बाद उसे फिर से पकड़कर उठाता सोचता है ये मीट रेड लाइट पर रिएक्ट किया था और ऐसा लग रहा है कि रेड लाइट ने उसे कुक वगैरह कर दिया, पर फटे मुंह बहुत ही गंदा कुक किया है। क्या रेड लाइट का इस्तेमाल सिर्फ चीजों को गर्म करने के लिए किया जा सकता है? नहीं, पर मुझे ऐसा लगता तो नहीं है, बल्कि हनफेंग को ऐसा लग रहा था जैसे कि ये कोई डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस था, जैसे चीजों को अलग करना। एंड एक हाथ में रेड लाइट को जगाते हुए उसने अपने हाथ में वो मीट पकड़ा था और फिर अपने दूसरे हाथ से वो कुछ सोयाबीन्स को पकड़ लेता है इन ख्यालों में कि ग्रीन लाइट अगर एवोल्यूशन करती है और रेड लाइट इसका बिल्कुल उल्टा, तो क्या होगा अगर वो इन दोनों को कंबाइन कर डाले तो। एंड दोनों लाइट से दोनों हाथ में पकड़े गए सामानों को वो साथ में जोड़ देता है कि उसका आउटकम ऐसा निकलता है जैसा उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। उसके हाथ में पकड़ा गया मीट बड़ा हो गया था एंड वो एकदम खुश कि वो अपनी बाकी चीजें भी बड़ी कर पाएगा। नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। एंड देन वो रियलाइज करता है कि उसके हाथ में पकड़ी गई सोयाबीन्स भी गायब हो गई थी, मतलब शायद किसी तरह वो इस मीट के साथ मर्ज हो गई थी। एंड उसे सूंघता हुआ वो कहने लगता है कि ये तो सच में कमाल है और ये सूंघने और देखने में भी बिल्कुल असली मीट की तरह ही है, पर न जाने क्यों इस बार ये पहले से भी ज्यादा फ्रेश लग रहा है। एंड फिर वो डिसाइड करता है वही चीज एक और बार करने की, पर उसे थोड़ा पता होना चाहिए था, पर ना उसकी अगली बार की सारी कोशिशें नाकामयाब हो जाती है। और अब बेचारा परेशान कि अब उसने क्या गलत कर दिया। और अब इन सारी बातों से थक कर वो सोचता है कि वो इस चीज में बाद में टाइम लगाएगा, क्योंकि वैसे भी वो ऑलरेडी काफी चीजें तो सीख गया था कि कौन सी एबिलिटी कहाँ काम करती है और किससे वो क्या क्या कर सकता था। एंड एक बार तो उसे ख्याल भी आता है कि क्या पता जब वो अपनी इस एबिलिटी को अच्छे से इस्तेमाल करना सीख जाए वो इस दुनिया के एक दिन सुपर हीरो बन जाए, इस एपोकलिप्स का सुपरमैन जो सब्जियां उगाता है। खैर तभी सपने छोड़कर उसे तभी याद आता है कि बचने के लिए सिर्फ खाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि पहले भी वो खाने की कमी की वजह से थोड़ी न मरा था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो बिल्कुल डिफेंसलेस था और उसे अपनी सेफ्टी के लिए कुछ हथियार चाहिए थे। एंड फिर वो अपने सभी सामान को सपेटता हुआ टेम्परेचर के कम होने से पहले कहीं जाकर ये हथियार वगैरह इकट्ठे करने का जुगाड़ करना था। कि तभी खिड़की से बाहर वो पाता है कि बाहर बर्फ पड़ना ऑलरेडी शुरू कर गई थी और वो दिन जल्द ही करीब ही था जब इस दुनिया का जल्दी चप्पा चप्पा बदलने वाला था। और क्योंकि टेम्परेचर आने वाले हफ्तों में बहुत ही ज्यादा गिरने वाला था तो वो बाहर निकल जाता है फटाफट किसी तरह गन का जुगाड़ करने के लिए। पर इस जगह पर गन्स
वगैरह खरीदना इलीगल था और ना ही उसका किसी ऐसे बंदे के साथ कनेक्शन वगैरह था। एंड वो इधर उधर ख्याल सोचता घूम ही रहा था कि उससे एक जाना माना बंदा दिखता है, गोल्डन बाल, सोने की चैनें डाल रखी और अपने अलग ही फैशन में चलता हुआ वो आदमी बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा था कि जैसे उसकी बड़े बड़े बंदों से वाकफी थी। एंड वो एक बहुत ही ऊंची हस्ती थी और उसे उस जगह पर होमलेस जॉय नाम से जाना जाता था और उसका असली नाम ली जी ही था, पर ज्यादा के करीबी बंदे उसे ब्रदर ली नाम से पुकारते थे। और वो बंदा भी हान फेंग के नेबरहुड का ही था और ये बंदा इस एरिया के ज्यादातर हर लोगों को जानता था और ये कोई जॉब वगैरह तो नहीं करता था, पर हमेशा ऐसे दिखावा करने की कोशिश करता था कि वो काफी बिजी है। हाँ भाई, मैं 20 मिलियन की डील ना मैंने फिनिश कर दी है। क्या 10 मिलियन की एक और डील? कोई नहीं, मेरी मदद चाहिए, मैं आता हूँ। जबकि शायद उसे असलियत में पता तक ना हो कि मिलियन में कितने जीरो होते हैं। एंड हान फेंग को थोड़ी उम्मीद आती है कि क्या पता ये बंदा ही किसी को जानता हो जो हथियार वगैरह यहाँ पर बेचता हो, कि तभी वो उसके पास आता है, उसे ग्रीट करता है। ओ ब्रदर ली, क्या हाल चाल, कैसा चल रहा है सब कुछ? पर ली उसे ना जान पाता पूछता है कि क्या वो एक दूसरे को जानते हैं। जो सुन हान फेंग उसे बताने लगता है, ओह ये मैं हूँ शाओ हान फेंग, हम पहले मिले तो हैं, लगता है कि ब्रदर ली मुझे याद नहीं रख पाए। जिस पर ली बताता है कि आजकल वो कामकाज में इतना डूब गया था कि वो ज्यादातर चीजें याद तक भी नहीं कर पा रहा था। एंड फिर वो पूछता है कि हान फेंग को उसे क्या चाहिए था। जिस पर हान फेंग आस पास देखता है एंड जब वहाँ कोई नहीं होता वो ली के पास आ उसके कान में फुसफुसाता कहता है कि उसे एक गन खरीदनी थी और ये हर जगह बैन हुए हथियार का नाम सुनकर ली घबराता पूछने लगता है कि आखिर उसे ये हथियार क्यों चाहिए और आखिर हान फेंग ने क्या बड़ा काट कर दिया था, जिसका असली रीजन हान फेंग बताना नहीं चाहता था। कि फिर ली हान फेंग को बताने लगता है, देख छोटे भाई, तेरा बड़ा भाई तो एक बात पहले पक्की कर देता है, हम कुछ भी इलीगल काम नहीं करते, ठीक है ना? और गन्स वगैरह का काम पहले एक सीरियस बिजनेस है। भले ही मेरे कुछ कनेक्शन जरूर है, पर मैं तेरे को ऐसे मुश्किलों में नहीं डालने वाला जिसमें बढ़कर तो बाद में बहुत पछताएगा। जिस पर हान फेंग उसे बताता है कि वो कोई इलीगल काम करने की नहीं सोच रहा, बल्कि ये एक बहुत ही ज्यादा पर्सनल इश्यूज थे और वो बहुत ही गहरी मुश्किलों में पड़ा था, जहाँ पर अपने सेल्फ डिफेंस के लिए उसे वो गन चाहिए थी। और फिर वो अपनी उसे ऐसी कहानी सुनाता है, एक दिन अच्छे समय पे बाइक चलाते वक्त जब मैं अपने काम पर जा रहा था, मुझे एक आदमी दिखा जो कि बस हर जगह थूकी जा रहा था। क्या पता शायद उसने विमल खा रखा था, पर मुझे उससे भी कोई मुश्किल नहीं थी जब तक उसने सीधा वो मेरे मुंह पे नहीं थूक डाला। तो और क्या, मैंने जाकर उसका सामना करने की कोशिश की और उससे पूछा, साले तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पे थूकने की? पर उस कुत्ते के बल्ले ने मेरे पे एक और बार थूक डाला और मैंने उसे लगातार पेलना शुरू कर दिया। नहीं, वो वाला पेलना नहीं, बल्कि हमारी हाथोपाई हो गई और मेरे से एकदम मार खाने के बाद उसने जाते जाते कहा था कि वो वापस मुझसे बदला लेगा और मुझे लगा ये मजाक है, जब तक वो अपनी गुंडों की गैंग लेकर मेरे घर के पास नहीं आया और मुझे अकेले बंदे को वो सभी पीटने लगे और मुझे कहा कि अगर उन्होंने मुझे फिर से देखा तो वो मुझे फिर से ऐसा पीटेंगे। आखिर वो समझते क्या थे अपने आप को, एल्विश यादव, और अब इतनी मार खाकर और इतना बेइज्जत होने के बाद मैं एक सेल्फ डिफेंस के लिए हथियार चाहता हूँ। और ये मन गढ़ंत बनाई कहानी ब्रदर ली को एकदम इमोशनल कर देती है। अनारामियों की हिम्मत कैसे हुई पहले किसी के मुंह पर थूकना और उसके बाद उन्हें मारना भी, ये माफ नहीं किया जा सकता। एंड हान फेंग सच में कंफ्यूज था कि ये बंदा दिखता कितना अजीब था पर भोला कितना था। और अब ब्रदर ली ने हान फेंग को अपना पक्का याद बना लिया था और उसे वो बताता है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी और वो अभी अपने बड़े भाई को कॉल करेगा ताकि वो उसके हथियार का जुगाड़ कर पाए। एंड अब उन्हें जाना था उससे मिलने के लिए, जिस पर ब्रदर ली हान फेंग को बताता है कि फिलहाल वो बस से जा सकते हैं क्योंकि आज उसकी पोर्च खराब हो गई थी और इसलिए सर्विस में थी, वरना वो खुद ही उसे अपनी महंगी कार में ले चलता। पर हान फेंग उसकी फेकू बातें जानता, अपनी कार की लाइट ऑन करता बताता है कि वो वहाँ तक उसकी कार में भी जा सकते हैं। एंड कार में बैठे बैठे ब्रदर ली हान फेंग से पूछ रहा था कि आखिर ये कार कितनी महंगी है, जिस पर हान फेंग उसे 7 लाख युआन बताता है और सिपाहियों एक युआन 11 रुपए का होता है, तो बाकी की कैलकुलेशन खुद कर लेना। एंड यहाँ पर फिर ली अपनी फोटोज खींचता ऑनलाइन अपनी तगड़ी तगड़ी स्टोरीज डालने लगता है, जैसा कि वो अपने दोस्तों के साथ कई ट्रिप पर जा रहा हो। एंड फिर अपनी मंजिल पर पहुंचकर जब वो रुकते हैं, वहाँ पर ली को जानते हुए कुछ लोग आ जाते हैं जो ली से पूछने लगते हैं कि आखिर ये न्यू मॉडल की उसकी कार थी और उसने ये कहाँ से ली और कितने के लिए, ब्ला ब्ला ब्ला। जिस पर वो भी शो ऑफ करने लगता है कि उसने ये कार अभी अभी खरीदी थी क्योंकि उसका नई कार लेने का मन कर रहा था, एक्सेट्रा वगैरह। एंड हान फेंग को सच में नहीं पता था कि आखिर इतनी फैकनेस से उसे क्या मिल रहा था, जो वो उसके यहाँ मौजूद होने के बावजूद भी सबको बता रहा था कि ये कार उसकी थी। एंड दैन फिर ली अपने बड़े भाई से मिलने आ जाता है। आई मीन एक्चुअली में बड़ा भाई नहीं बल्कि जिसको वो बिग ब्रदर बुलाता था, और उसे देखकर वो गैंगस्टर जैसा दिखने वाला बंदा जिसे वहाँ के सभी ब्रदर लियो कहते थे, ली से पूछता है कि आखिर वो यहाँ पर क्या करने आया है, वो भी इतनी लेट। जिस पर ली पहले एक सिगरेट ऑफर करता है, पर ब्रदर लियो बताता है कि वो बिजी था तो उसे फटाफट काम बताना होगा। और फिर ली बताने लगता है कि उसका एक पक्का यार उससे कुछ खरीदना चाहता था और वो चीज और कुछ नहीं बल्कि बस एक गन थी। एंड पहले लियो गौर से हान फेंग की नजरों में देखता है और फिर मुस्कुराता बताता है, तो बस एक छोटी मोटी गन चाहिए तुम्हें और मुझे लगा था कि तुम कुछ मजेदार मांगोगे। और फिर वो अपने एक आदमी से गन मंगवाता है और उनके सामने रख देता है और बताता है कि ये 6000 की होगी। पर हान फेंग उसे बताता है कि उसे गन तो चाहिए थी पर थोड़ी लंबी वाली गन, और स्पेसिफिकली बताया जाए तो वो लंबी गन जिसके
साथ स्कोप होती थी। हाँ ऑब्वियसली वो स्नाइपर की बात कर रहा था जो सुनकर 2 मिनट पहले ब्रदर लियो एकदम शांत हो जाता है और हान फेंग सोचने लगता है कि उसने कुछ गलत तो नहीं कह डाला ना, कि तभी लियो चिल्लाता उसे कहता है, अबे बावले तेरे को एक स्नाइपर चाहिए? तेरे को क्या लगता है कि एक गन का शॉपिंग मॉल है जहाँ पर तू जोन से गन मांगेगा तेरे को मिल जाएगी? अभी भी तेरे को एक छोटी गन देकर मैं एहसान कर रहा हूँ, लेनी है तो ले वरना दफा हो जा। एंड उसके गुस्से को शांत करता हुआ ली जाकर उसे एक कहानी बताने लगता है कि कैसे सब कुछ 5 साल पहले शुरू हुआ था। हान फेंग की बीवी के साथ कैसे कुछ लोगों ने एनटीआर कर दिया था और अब उसे जो 3 बच्चे हुए हैं वो तीनों ही उसके नहीं थे और वो एनटीआर करने वाले गुंडे अभी भी उसे धमकी दे रहे थे, जैसे ब्रदर लियो भी गुस्से में, हरामजादे दल्ले ऐसा अत्याचार करते इनको शर्म नहीं आती, किसी के प्यार के साथ इतना बुरा कर्म करना। और अब हान फेंग को सच में लग रहा था कि सच में उससे रिलेटेड कहानियां कुछ ज्यादा ही हो रही थी। और फिर लियो हान फेंग को बताता है कि वो एक स्नाइपर राइफल का जुगाड़ कुछ दिनों में कर पाएगा, जो जानकर खुश होता हान फेंग भी उसे शुक्रिया करता है। एंड फिर उसके सामने ही लियो अपने बंदे को हान फेंग के लिए एक सेमी ऑटो राइफल की तैयारी करने को कहता है और साथ में ढेरों एमोस भी। और लियो हान फेंग की स्टोरी से इतना इमोशनल हो गया था कि तोहफे के तौर पर वो उसे अपनी वो पिस्टल फ्री में दे रहा था। एंड हान फेंग जान ही पाता है कि भले ही पिछली जिंदगी में उसने कुछ बुरे लोग देखे थे और उनका अत्याचार सहा था, पर इस बार अपनी जिंदगी में वो कुछ अच्छे लोगों से भी मिल पा रहा था। कि फिर हान फेंग उसकी थोड़ी चिंता करता उसे बताता है, ब्रदर लियो एक मेरे पक्के आन है जो गवर्नमेंट में काम करता है, उसने मुझे बताया था कि वेदर के साथ कुछ तो अजीब चल रहा है और साथ ही ये भी कि वो सप्लाईज खरीदने की लिमिट लगाने वाले हैं, तो अगर आप हो सके जितना सप्लाईज अभी इकट्ठा कर लेंगे तो काफी अच्छा होगा। एंड लियो हान फेंग की नजरों में थोड़ी सीरियसनेस देखता है, जिससे उसे अंदाजा लग जाता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा था। एंड वो भी हान फेंग की बात पर यकीन कर उसे मान लेता है। एंड फिर ली और वो बातें करते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। एंड ली बातें कर उसे बता रहा था कि उसने आज हान फेंग का काम करवा दिया था, क्योंकि आज उसका बड़ा भाई भी काफी अच्छे मूड में था कि शायद अगर वो कैनन मांगते तो वो भी उन्हें वो दे देता। एंड हान फेंग बताता है कि ली ने भी काफी मदद की थी तो वो उसके लिए कुछ सीक्रेट्स खरीद सकता था, जिस पर ली बताने लगता है, ना मेरे भाई ऐसा करने की जरूरत नहीं, मुझे बस लोगों की मदद करनी अच्छी लगती है, पर अगर तुम बस चाहते ही हो तो खरीद कर दे सकते हो और ज्यादा मत खरीदना, बस 8 कर बड़े डब्बे काफी रहेंगे और साथ ही मेरा एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, जब वो खत्म होगा देखना मैं तुम्हें कहीं घूमने लेके जाऊंगा। और यहाँ पर हान फेंग तो अपने ख्याल में डूब रखा था कि उसने ज्यादातर हर सामान इकट्ठा कर लिया था, तब लास्ट काम बचा था अच्छे से अपनी एबिलिटी को स्टडी करने का। और अगर उसने पूरी तरह से फूड की प्रॉब्लम को पक्का कर लिया तो उसके आगे के जिंदा बचने के चांस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। कि तभी सोचता सोचता बर्फ की वजह से उसका पैर फिसल जाता है और वो घूमता हुआ बहुत ही जोर से जाकर गिरता है। और ली भी चिंता में भागता आता है और पूछता है कि हान फेंग ठीक तो था ना, पर यहाँ पर हान फेंग दर्द में तड़प रहा था और वो उसे बताता है कि उसकी लात टूट गई है। और फिर कार की चाबी निकालता हुआ वो उसे बताता है, ब्रदर तुम्हें मुझे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। पर यहाँ घबराया ब्रदरली सारी बात सच बता देता है कि एक्चुअली में तो उसके पास ड्राइवर लाइसेंस भी नहीं था, क्योंकि उसे गाड़ी भी अच्छे से चलाने नहीं आती थी और वो रूट ब्रेक भी नहीं करना चाहता था। पर हान फेंग की बुरी हालत देखकर एक भाई होने के नाते वो उसे फिर भी उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है। पर चलता हुआ वो एक बात पक्की कर देता है कि चाहे उसे खुद पे करना पड़ जाए पर वो गाड़ी में नहीं जाएगा बल्कि उसके लिए टैक्सी ले लेगा। और यहाँ पर एक तरफ हॉस्पिटल में हम जियो नाम की एक खूबसूरत नर्स को देखते हैं जो कि इतने ठंडे मौसम में भी काम कर रही थी और वो वहाँ की हेड नर्स थी और उसे कॉल आती है कि स्टाफ थोड़ा कम पड़ गया था तो हेड नर्स को भी वहाँ पर मदद करने आना होगा और वो भी समझती मदद करने को तैयार थी। और अब हान फेंग भी उसी हॉस्पिटल में था और उसका चेकअप करने के बाद डॉक्टर उसे बता रहा था कि उसकी चोट पर फ्रैक्चर लगेगा और 1 घंटे के लिए उसे यहाँ पर रुकना पड़ेगा और उसके बाद वो अपनी दवाइयाँ लेकर वहाँ से जा सकता है। और अब बस बात से परेशान था कि अपोकलिप्स के 1 दिन पहले ही उसने अपनी ये हालत करवा ली थी। और क्योंकि हान फेंग को यहाँ पर 1 घंटा वेट करना था, ली हान फेंग को ये बताकर जाने लगता है कि उसके पास हैंडल करने के लिए कुछ डील थी, पर अगर हान फेंग को किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है तो वो उसे कॉल कर सकता था, जिस पर हान फेंग भी उसे वहाँ से बाय कर देता है। और अब बस वहाँ पर परेशान बैठा रहता है। एंड इस हॉस्पिटल में तो हर जगह बस पेशेंट्स ही पेशेंट मौजूद थे और इस चल रहे तूफान की वजह से भी पहले से ही मुसीबतें आनी शुरू हो गई थी। हाँ बाकी सभी तो यहाँ पर पेशेंट्स मौजूद थे, पर यहाँ क्या चल रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं तो देखो शरीफ हूँ, आप ही कमेंट्स में बता सकते हैं। एंड यहाँ पर बस हान फेंग वेट कर रहा था कि कब तक उसकी दवाइयाँ तैयार होगी और कब वो यहाँ से जा पाएगा। कि तभी उसे अपने सामने हिलते हुए संतरे दिखाई देते हैं, पर ध्यान से देखने पर वो संतरे नहीं थे बल्कि वहाँ की हेड नर्स थी। एंड वो अपने काम में इतनी ज्यादा प्रोफेशनल थी कि आते ही हर जगह वो पेशेंट्स को अच्छे से संभालने लगती है। और हान फेंग तो वैसे उसकी खूबसूरती से इम्प्रेस था और साथ ही उसकी तारीफें कर रहा था कि ये लड़की सच में इतनी जवान उम्र में एक हेड नर्स बन गई थी और उसकी स्किल्स भी काफी अच्छी थी। सभी पेशेंट से वो प्यार से बात कर रही थी और वो खूबसूरत भी बहुत ही ज्यादा थी, पर वो थोड़ी ज्यादा ही डिफेंसलेस थी और शायद बेवकूफ भी। और क्योंकि हान फेंग का ध्यान बार बार एक जगह जा रहा था तो वो बस चुपचाप अपने मुंह को फेरने का डिसाइड करता है कि तभी उसके पास ही बैठा एक बूढ़ा अंकल उस हेड नर्स को आवाज लगाता अपनी ओर बुलाने लगता है और वो भी फटाफट वहाँ पर दौड़ी चली आती है और उसे माफी
मांगते बताने लगती है कि अभी उनके स्टाफ के मेंबर्स फिलहाल काफी ज्यादा कम थे, तो वो आकर अंकल की बाद में मदद कर देगी। पर वो अंकल बताता है कि उसकी पेट में अचानक ही बहुत सी ज्यादा दर्द होने लगी थी, जो कि धीरे धीरे बस बढ़ती चली जा रही थी। एंड वो उसे उस दर्द को देखने को कह रहा था, पर नीचे से ही अपना फोन का कैमरा घुमाकर वो गलत जगह की तस्वीरें लेने की कोशिश कर रहा था। हफ्सी बुड्ढे सुधर जा। एंड यहाँ पर वह हेड नर्स माफी मांगती बताती है कि उस दर्द को चेक करने के लिए उन्हें एक्सरे करना पड़ेगा और इसीलिए अंकल को थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। पर वह हफ्सी बुड्ढा साला अभी भी ना सुधरता। हेड नर्स को उसकी दर्द देखने को कहता है और उसे दिखाने के लिए उसके दर्द कहाँ हो रही थी। वो उसकी कमर पर हाथ लगाकर उसे बताने लगता है कि उसे इस एरिया के आसपास दर्द हो रही थी और उसे इधर उधर छूने लगता है। पर इस बात को गुदगुदी समझती हुई वो एकदम भोली भाली नर्स बताती है कि वो तब तक कुछ नहीं कर सकती जब तक आकर बाकी डॉक्टर्स उसका एक्सरे नहीं करते। पर हफ्सी अंकल का हाथ तो धीरे धीरे कर और नीचे बढ़ता जा रहा था और ऐसे ही चलता रहा। वो गलत जगह पर पहुंच नहीं वाला था कि तभी अचानक एक पैरों का स्ट्रक्चर आकर उसे लग जाता है और वो हफ्सी बुड्ढा नीचे गिर जाता है। और ये करने वाला और कोई नहीं बल्कि हान फेंग ही था, जो माफी मांगता बताता है कि उसे ये स्ट्रक्चर यूज करते फर्स्ट टाइम था, तो इसलिए उससे ये गलती से हुआ था। और फिर वो उस हफ्सी अंकल के गिरे फोन को उठाने लगता है, ये दिखावा करता है कि वो उसकी मदद करना चाहता था। और वो अंकल भी एकदम गुस्से में परेशान उसे फोन को ना छूने को कहता है, क्योंकि फोन हाथ आ गया तो सारा सच बाहर आ जाएगा। और हान फेंग उठाकर देखता है कि सच में जैसा उसे बिल्कुल शक था, ये बुड्ढा भैंस का घोड़ा अश्लील था। और फिर फोन की स्क्रीन उसकी तरफ करते वो उसे धमकाता बताता है, बुड्ढे अंकल इस उम्र में भी तुम्हारी हिम्मत है ऐसी हरकतें करने के? पहले तो एक नर्स की स्कर्ट का फिल्म करना और उसके बाद उसे मोलेस्ट करने की कोशिश करना। मुझे एक अच्छी वजह बता दे कि मैं अभी सिक्योरिटी को ना बुलाऊं और तेरे को यहाँ से पुलिस के पास ना भिजवाऊं। और अच्छा होगा तो अभी यहाँ से भाग जा। बेशक मैं तेरा फोन तेरे को नहीं देने वाला, और अगली बार मुझे तेरा चेहरा भी देखा तो सोचना भी मत कि मैं तेरे साथ क्या करूंगा। और वो ठरकी बुड्ढा बस एकदम इरिटेट होकर वहाँ से भाग जाता है। और उस भोली वाली डफर नर्स को समझ नहीं आता कि अंकल की तो पहले पीठ में दर्द थी, तो अब वो इतनी तेजी से भाग कैसे गया। और हक्का बक्का हान फेंग बताता है कि वो बुड्ढा ठरकी था जो उसकी स्कर्ट की फिल्म कर रहा था, जैसे उस हेड नर्स को शौक लगता है। और फिर उसे उस अंकल का फोन देता। वो बताता है कि अब ये हेड नर्स की मर्जी थी कि वो कोब्स को बुलाना चाहती है या फिर नहीं, पर अगली बार से वो इस तरह के ठरकियों से बचकर रहे तो ही फायदा होगा, वरना ऐसे लोग बस भोलेपन का फायदा उठाते हैं। और उसे शुक्रिया करती हुई वो हेड नर्स पूछती है कि पहले तो उस लड़की के पैर में चोट लगी थी, तो आखिर वो इतनी सही सलामत खड़ा कैसे हो पा रहा था। कि तभी हान फेंग रियलाइज करता है कि हीरो बनने के चक्कर में वो अपनी हो रही दर्द को एकदम ही भूल गया था। एंड फिर हम टाइम बाद हेड नर्स को उसका फ्रैक्चर बांधते हुए देखते हैं और एकदम सही सी मरहम पट्टी करने के बाद हान फेंग उसे शुक्रिया करता है, जिसका जवाब देती वो बताती है कि दरअसल उसे तो हान फेंग का शुक्रिया करना चाहिए था जो उसने उसे ऐसी मुसीबत से बचाया था, और अगर अगली बार उसे कोई ऐसा ठरकी दिखा तो वो उसे बिल्कुल भी जाने नहीं देगी और उसे मुक्के मार मार कर पीट डालेगी। जिस पर हान फेंग भी बस उसे अपने आसपास के माहौल से सावधान रहने को कहता है। पर सीरियसली वो हेड नर्स अभी भी सावधान और नहीं थी, क्योंकि हान फेंग महसूस कर पा रहा था कि उसका पैर इस वक्त एकदम सॉफ्ट जगह पर था। और फिर मरहम पट्टी के बाद हेड नर्स के बाकी कलीग्स उसे मदद के लिए बुलाने लगते हैं और वो भी वहाँ से जाने लगती है हान फेंग को ये बताकर कि उसे हर एक हफ्ते अपना पैर चेक करवाने के लिए आना ही पड़ेगा। और वो भी बातों ही बातों में बस इस बात पर हाँ कर देता है, पर अंदर ही अंदर से जानता था कि अगले हफ्ते तक ठंड बहुत ही बढ़ने वाली थी, तो वो पक्का अब वापस उससे कभी भी नहीं मिलने वाला था। और फिर थोड़ा सा उदास होकर वो वहाँ से चल पड़ता है। और अगले दिन हम देखते हैं कि तूफान और ठंड काफी बढ़ गई थी। टीवी पर न्यूज रिपोर्टर्स भी बता रहे थे कि अगले 24 घंटों तक हर एक रीजन का माहौल काफी ठंडा होने वाला था, जबकि वो जगह भी जहाँ पर कभी ठंड नहीं पड़ती थी आज एकदम ठंड में डूब रही थी। और ये बात तो काफी अननेचुरल थी, पर गवर्नमेंट अभी भी इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही थी। पर एक्सपर्ट के मानने से पता चल रहा था कि ये तूफान ज्यादा देर तक नहीं रहने वाला और सभी को बस गवर्नमेंट की बात मानकर शांत रहना है और किसी को भी फालतू में सप्लाईज इकट्ठा करने की कोई भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये डिजास्टर जल्दी खत्म होने वाला था। जो न्यूज देखता मजे से वाइन पीता हान फेंग कह रहा था कि सच में गवर्नमेंट अपने मुंह से हमेशा झूठ ही बोलेगी। लोगों को एकदम शांत और एक जगह पर बिठाए रखने के लिए ये लोग कभी भी असली सच नहीं बताते, और अगर वो खुद फ्यूचर से वापस नहीं आया होता तो एक बार फिर से उन पर सच में यकीन कर लेता। पर खैर जो भी हो, इस बार के डिजास्टर के लिए वो बिल्कुल ही रेडी था। सारा सप्लाईज इकट्ठा कर रखा था, घर को भी पहले से पूरा पक्का कर दिया था, हीटिंग सिस्टम भी बिल्कुल ही रेडी था। और अब सब कुछ रेडी होने के बाद उसे सर्वाइवल की ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी कि तभी उसके मोबाइल पर उसके बने गए नेबर्स ग्रुप के मैसेज आने लगे थे, जहाँ पर सभी लोग आपस में ग्रुप में बातें कर रहे थे इससे डिजास्टर के बारे में। कुछ लोग इस ठंडे मौसम से खुश थे और कुछ लोग ऑफिस से मिली छुट्टियों से भी, और कुछ लोग इस ठंड से परेशान थे कि तभी उस हाउस कॉम्प्लेक्स ग्रुप में एक मिस्टीरियस पर्सन आकर मैसेज भेजने लगता है, ये लिख करके इस नई दुनिया के सभी लोगों सुनो, ये तूफान कोई नॉर्मल वेदर से नहीं हुआ था, बल्कि धरती में कुछ ना कुछ गलत हो गया था। यानी ये तूफान और मौसम बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था, बल्कि असल में तो आइस से शुरू होने वाली थी। और हान फेंग एकदम हैरान कि आखिर अब ये कौन सा बावला बंदा था जिसे उसकी तरह इस अपोकलिप्स के बारे में पहले से पता था। पर अब क्या वो मिस्टीरियस पर्सन भी उसकी तरह वापस पैदा हुआ था, या फिर सिचुएशन में कुछ और ही गलत था। बट वेल अब ये और हान फेंग को इतना अंदाजा तो लग गया था कि उसे इस मिस्टीरियस बंदे से सावधानी रहना पड़ेगा, क्योंकि ये इस अपोकलिप्स के बारे में किसी तरह से जानता था। और ग्रुप में सभी बातें कर रहे थे। कुछ बर्फ इकट्ठा होने की वजह से
अपनी कार को बाहर नहीं निकाल पा रहे थे और कुछ बाहर खाना खरीदना जाना चाहते थे पर बर्फ की वजह से नहीं जा पा रहे थे और ऐसे ही सभी अलग अलग बातों से बाहर इकट्ठा हो रही बर्फ को कोस रहे थे पर वो कर भी क्या सकते थे। बाहर टेम्परेचर -20 डिग्री से भी ज्यादा था और फिर हमें एक दूसरे अंदाज से ग्रुप के बीच का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें सभी लोगों को ग्रुप के अंदर एक कैट टाइप के रूप में दिखाया जाता है और ग्रुप में एक व्यक्ति कह रहा था कि आखिर ऐसे समय पर प्रॉपर्टी एजेंट्स कहाँ पर है क्योंकि उन्हें ऐसी सिचुएशन में कुछ तो करना चाहिए। और ग्रुप में प्रॉपर्टी मैनेजमेंट वाले लोग बता रहे थे कि वो इस चीज के लिए तहे दिल से माफी तो मांगते हैं पर आखिर इतने भारी तूफान में वो क्या ही कर सकते थे। जिस पर बाकी लोग चिढ़ाने लगते हैं कि आखिर उन्हें प्रॉपर्टी मैनेजमेंट वालों को पैसे देकर क्या ही फायदा था जब वो इतने छोटे मोटे काम भी नहीं संभाल सकते थे एंड वो सभी अपनी फीस का रिफंड मांग रहे थे। और उनकी बातें सुनता हुआ हान फेंग भी सोच रहा था कि आखिर ये लोग कितनी फालतू लड़ाइयां लड़े हैं क्योंकि ये तूफान खुद से कोई ऐसी चीज नहीं थी जो इंसानों के संभालने की बस की चीज थी। और तभी वहाँ पर जियांग शुइशु नाम का बंदा आकर सभी को ही शांत करता बताता है कि ये तूफान ही काफी भारी चल रहा है तो अगर बाहर की बर्फ को उन्होंने साफ कर भी दिया तो भी कुछ ही घंटों में वो जगह फिर से बर्फ से भरी जाएगी और अगर वहाँ के सभी लोग बहसने और लड़ने से अच्छा चुपचाप बाहर आकर एक दूसरे की मदद करते तो अभी तक वो बर्फ को साफ भी कर पाते और बाहर से थोड़ा बहुत सामान भी ले आ पाते। और वो बताता है कि प्रॉपर्टी मैनेजमेंट वाले लोग भी इंसान ही हैं तो बेशक नेचुरल डिजास्टर का सामना वो भी नहीं कर सकते तो उन सभी लोगों को बस अपना गुस्सा उन लोगों पर फालतू में नहीं उतारना चाहिए। एंड सभी लोगों को समझ नहीं आता कि वो भी उन सभी की तरह यहाँ पर रहने वाला ओनर था तो फिर आखिर वो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट वालों का साथ क्यों दे रहा था। जिस पर वो बताता है कि वो यहाँ पर साइड्स नहीं ले रहा बस सभी बात को सच्चे तरीके से बता रहा है कि ये काम तब तक सॉल्व नहीं होगा जब तक वो सभी मिलकर उसे करते नहीं क्योंकि बिना मेहनत के फल कहीं भी नहीं मिलता। और अब वो सभी लोग उससे पूछने लगते हैं कि अब वो बताए तो उन्हें आखिर इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। जिस पर वो बताने लगता है कि सुपरमार्केट में कार में जाना नामुमकिन के बराबर था और अगर उन्होंने अपनी बाहर की रोड्स को भी साफ कर दिया इसका मतलब ये थोड़ी ना था कि बाहर का रास्ता साफ होगा क्योंकि वो तो बर्फ से ढका ही होगा ना। तो उसका सजेशन था कि वो नीचे जाकर प्रॉपर्टी मैनेजमेंट वालों की मदद करेगा ताकि वो फुटपाथ को साफ कर पाए। एंड यहाँ पर हान फेंग सोच रहा था कि वो थोड़ा बहुत अपने पास्ट की वजह से इस ओनर जियांग के बारे में जानता था और जहाँ तक हान फेंग को याद था कि ये व्यक्ति काफी समझदार व्यक्ति था कि तभी ग्रुप में एक और बंदा आता है और सभी को बताने लगता है कि आखिर यहाँ पर बैठने की क्या ही जरूरत है कि जो भी रोड साफ करने में मदद करना चाहता था वो बाहर जा सकता था और जो नहीं वो बस मुंह बंद कर बैठ सकते थे। एंड ये छोटी मोटी सलाह देकर वो वहाँ से चुपचाप चला भी जाता है कि तभी वहाँ पर ब्रदर ली भी आ जाता है और फिर से बड़ी बड़ी बातें करता वो बताता है कि वो भी नीचे मदद करना जाना चाहेगा क्योंकि जितनी जल्दी रास्ता साफ होगा उसे अपने साथियों के साथ करोड़ों का बिजनेस करने जाना था। और हान फेंग सच में उसे देखकर सोच रहा था कि दुनिया में चाहे कुछ भी बदल जाए इस बंदे का स्वैग तो नहीं बदलने वाला था। और अब ब्रदर ली के साथ साथ कई लोग रोड साफ करने को तैयार हो रहे थे ताकि वो बाहर कुछ कर रास्ता खोल पाए। और वहीं पर हम उस हेड नर्स को भी देखते हैं जो बता रही थी कि वो थोड़ी कमजोर है पर वो ये काम करने में मदद जरूर करेगी। यानी ये नर्स भी हान फेंग के मोहल्ले में रहती थी पर हान फेंग ने उसे नहीं पहचाना था। और वहीं पर योना भी थी जो बताती है कि उसे उन 2 दिनों में काफी ज्यादा बुखार था। अगर ब्रदर जियांग ने ऐसी एग्जाम्पल दे ही दी है तो वो भी बाहर जाकर सबकी मदद करना चाहेगी। एंड उसका एटीट्यूड देखकर हान फेंग तो पूरा जानता था कि ये कमीनी अभी भी अच्छी बनने की कोशिश कर रही है कि तभी वहाँ पर काफी सारे बंदे आकर योना से फ्लर्ट करते उसे घर पर रेस्ट करने को कहने लगते हैं और बताने लगते हैं कि अगर योना बाहर जाएगी तो वो भी उसके साथ उसकी मदद करने आएंगे। एंड यहाँ बाहर सब कुछ मैसेज पढ़ता हान फेंग एकदम इरिटेट हो गया था कि तभी फिर योना ग्रुप से बाहर आकर हान फेंग को पर्सनली मैसेज भेजती बताती है कि अगर हान फेंग इतने दिन से कहाँ बिजी था और उसने बताया था कि उसे कॉन्टेक्ट करेगा। और साथ ही साथ वो ये भी मैसेज भेजती है कि जब हान फेंग उससे मिलने आएगा तो वो उसके लिए थोड़े से कपड़े खरीद कर ले आए तो काफी फायदा होगा। एंड फिर वो उसे कुछ फिल्टर लगाकर अपनी सेल्फीज भेजने लगती है जिनमें वाल उसने ऊपर से तो कपड़े डाल रखे थे पर नीचे का वाल सारा ही मामला पानी साफ साफ था। नहीं इतना भी साफ नहीं है जो तुम लोग जूम कर देख रहे हो, शर्म करो थोड़े से कर्म करो। और हान फेंग भी कह रहा था कि इतने ठंडे मौसम में वो सच में ही उसे पटाने के लिए कितने कम कपड़े डालकर फोटोज भेज रही थी। एंड फिर हान फेंग सोचने लगता है कि आखिर उसे कैसा रिप्लाई देना चाहिए। एंड जो भी रिप्लाई उसने दिया था वो देखने से पता लग ही रहा था कि वो योना को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। और अब तीसरा दिन था तूफान के शुरू हुए और टेम्परेचर -20 डिग्री था और अभी के अर्ली स्टेजेस में तो उन सभी का हीटिंग सिस्टम वगैरह तो चल रहा था और इंटरनेट वगैरह भी जिसमें हान फेंग टेढ़ी मेढ़ी रील्स देख रहा था। एंड वो भी ऐसी रील्स जिनमें ऐसे ठंडे मौसम में भी वो अपने शरीर को गर्म रख पाए। पर काफी टाइम बीतने के बाद धीरे धीरे कर हान फेंग रील से भी बोर हो जाता है। एंड इस अपोकलिप्स की सबसे गंदी चीज यही तो थी वो था कि तुम्हें पता नहीं लगता था कि अकेलेपन को कैसे दूर किया जाए। और ना ही उसके पैर की कंडीशन अच्छी थी जो वो कहीं बाहर जा पाए। एंड ऐसे घाव को ठीक होने में भी कम से कम कुछ महीने लगते थे। एंड इसलिए वो फिर से टाइम पास करने के लिए वीडियोस वगैरह देखने लगता है जहाँ पर उसके सामने एक सर्जिकल वीडियो आती है जिसमें ध्यान से बताया जा रहा था कि कैसे डॉक्टर
बैठकर ध्यान से उस आदमी के घाव ठीक कर रहे थे जो कि 15 फ्लोर से गिर गया था और उसके अंदर के ऑर्गन्स काफी खराब थे, पर न जाने कि वो अचानक ही अपने आप ही ठीक हो रहे थे। एंड ये वीडियो सच थी या फिर नहीं, पर उससे हान फेंग को एक चीज का आइडिया लग गया था कि आखिर उसने अभी तक अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल अपने पैर को ठीक करने के लिए क्यों नहीं किया, और फिर अपने हाथ से ग्रीन लाइट को चालू कर वो अपने पैर को पकड़ लेता है और काफी टाइम तक उस लाइट का इस्तेमाल अपने पैर पर करता है, पर उससे कुछ भी बदलाव नहीं आता। जैसे हान फेंग को लगता है कि उसकी एबिलिटी इस तरह काम नहीं करती होगी, तो इसलिए अब इस चीज के बारे में ज्यादा ना सोचकर वो चुपचाप डिसाइड करता है सोने का। और जब उसकी आंख लग जाती है वो अपने आप को एक अलग सी ही जगह पर पाता है जहाँ पर वो किसी व्हाइट घोड़ के ऊपर बैठा हुआ था और हवा में भी न जाने कितने घोड्स के सर उड़ रहे थे और वो एक ग्रीन और अजीब से लैंड पर उनकी सवारी कर रहा था। और यहाँ पर हान फेंग उन घोड्स की सवारी करता हुआ बहुत ही तेजी से खुशी खुशी जा रहा था कि तभी उस घोड़ के ऊपर जोर से उछलने की वजह से हान फेंग वहाँ से नीचे गिर गया था। और फिर वो पाता है कि नीचे गिरने की वजह से उसके पैर में बहुत ज्यादा चोट लग गई थी और अब वो दर्द से चल तक भी नहीं पा रहा था कि तभी एक घोड़ उसके पास आकर उसके पैर के जख्म को चाटने लगती है। और हान फेंग ये समझ कर कि वो घोड़ उसकी मदद करने की कोशिश कर रही थी और इसलिए प्यार से हान फेंग उसे पेट करने लगता है। इस बात से वो घोड़ काफी ज्यादा इरिटेट हो जाती है कि वो उसे प्यार से उसका जख्म चाटने नहीं दे रहा था कि अचानक ही उस घोड़ की बहुत ही लंबी जुबान हो जाती है एंड वो हान फेंग की लात को उसके जख्म से पकड़कर उनसे पूरा हवा में उठा देती है। और साथ ही साथ उसके सपने में उस घोड़ की जुबान से भी वो हरी सी लाइट चमक रही थी कि फिर तभी हान फेंग की इस भयानक सपने से जाग खुल जाती है और वो एकदम घबराया कह रहा था, बाप रे बाप, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, कभी कुछ अजीब होता है तो कभी कुछ। कि तभी उसका ध्यान जाता है उसके पैर की तरफ एंड वो देख पा रहा था कि वही ग्रीन लाइट उसके पैर से भी चमक रही थी। और फिर वो उठकर अपनी पट्टियों वगैरह को काट देता है और पाता है कि उसका पैर भी बिल्कुल ठीक हो गया था और उससे अब दर्द भी बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। और अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसकी मदद ग्रीन लाइट ने की थी जब वो सो रहा था, पर अगर ऐसा था तो ये पहले इंस्टेंटली क्यों नहीं हुआ और साथ ही उसे वो अजीब सपना क्यों आया। और फिर वो फिर से एक बार अपने हाथ में चाकू पकड़ा, अपने हाथ को थोड़ा सा उससे काटने के लिए रेडी था ताकि एक बार वो फिर से कोशिश कर पाए अपने जख्म को ठीक करने की। और फिर वो उस चाकू से अपनी उंगली में एक छोटा सा कट लगा देता है और फिर वहाँ पर ग्रीन लाइट को चालू करता है तो कुछ ही पलों में उसका घाव वापस से ठीक होना शुरू हो गया था। और अब हान फेंग भी समझ गया था कि आखिर इसे कैसे इस्तेमाल करना है। और यहाँ पर बाहर को हम देखते हैं कि सभी लोग बिल्डिंग के बाहर बर्फ हटाने में मदद करने आए थे और उन सभी को मदद करते देखता वही ग्रुप का जियांग शुयू सभी को बता रहा था कि यह काम अकेले करना सच में काफी मुश्किल होता है एंड इसलिए वो सभी का शुक्र आभारी था और खासकर अंकल लियू का जो अपनी इस एज में भी मदद करने आए थे। और यहाँ पर वो पर्सन लियू गुआंग याओ जियांग को बता रहे थे कि यहाँ पर उसने ज्यादा मदद नहीं की बल्कि सबसे ज्यादा काम करने वाले तो उसके पीछे खड़े जुड़वा जिन ब्रदर्स थे। और हम उन जिन ब्रदर्स को भी देखते हैं जिनमें से एक का नाम जिन जेवन था और दूसरे का जिन जिनबू। और वो दोनों ही भाई दूर देखते हैं कि एक लड़की इस बर्फ के तूफान में काम करते वक्त गिर जाती है और वो दोनों भाई फटाफट उसकी मदद करने के लिए उसके पास पहुंच जाते हैं। और मदद को एक्सेप्ट करते वो लड़की और कोई नहीं बल्कि हमारी वही हेड नर्स थी जिससे हान फेंग पहले मिला था और उसका नाम जिन जिहान था। और उसे वापस उठाने के बाद जिन ब्रदर्स बताते हैं कि अब वो जा रहे हैं मेन रास्ता साफ करने के लिए, तो अगर जिन जिहान को उनसे कोई भी मदद चाहिए होगी तो वो आकर उन्हें बता सकती है। पर वो बताती है कि वो ये चीजें खुद से आसानी से हैंडल कर सकती है। और यहाँ पर जियांग और अंकल लियू बातें कर रहे थे कि बर्फ का गिरना सच में काफी तेजी से हो रहा था तो उन्हें रास्ता साफ करने के बाद उन्हें फटाफट सप्लाईज खरीद कर वापस आना होगा। जिस बात से अंकल लियू भी एग्री करते जियांग से पूछते हैं कि वो एक चीज के बारे में थोड़ा सा घबरा रहे थे और वो बताते हैं कि उन्होंने सुना था कि कुछ दिनों पहले से ही उनके ही नेबरहुड का उनके जैसा एक ओनर अपने लिए काफी सारे सप्लाईज लेकर आ रहा था एंड उसके घर के पास कई बार ट्रक आए थे जैसे कि न जाने वो कितना सारा ही सप्लाई पहले से मंगा रहा था। एंड या वो हान फेंग की बात कर रहे थे पर जियांग उन्हें बताता है कि ये बातें काफी नॉर्मल होती है और ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई अभी अभी इस जगह पर मूव किया हो और या फिर किसी के घर में रेनोवेशन हो रही हो। परंतु अंकल यू बताते हैं कि उन्होंने उस व्यक्ति के सामान में काफी सारे गैस टैंक्स और एक फायर प्लेस को भी देखा था तो ये बंदा कोई नया तो बिल्कुल नहीं था। और अंकल यू बताते हैं न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि वो व्यक्ति पहले से ही इस सर्दियों की तैयारी कर रहा था। और तभी वहाँ पर वो जिन ब्रदर्स आते हैं जो अंकल लियू को बताते हैं कि उन्होंने मेन रास्ते को साफ कर दिया था तो वो यहाँ से फिलहाल के लिए बाहर को तो जा सकते हैं। जिस पर अंकल लियू भी उन दोनों भाइयों का शुक्रिया करते हैं कि तभी उन दोनों भाइयों के पीछे अचानक से ही एक आदमी उन्हें डराता हुआ उनके पीछे आ जाता है और उस आदमी का नाम वू शुआन यू था। कि तभी उसके सर पर कोई बहुत ही जोर से एक स्नोबल मारकर फेंकता है एंड वो करने वाली एक लियू यान नाम की लेडी थी जो वू शुआन यू को बखूबी कम और काम ज्यादा करने को कह रही थी। जिस बात पर वो चिढ़ता हुआ बताता है कि इतनी देर से वो अकेला ही सब कुछ कर रहा था और लियू यान बस चुपचाप साइड से देख रही थी कि यहाँ पर ये दोनों बहस कर रहे थे कि तूफान बहुत ही तेज हो गया था। कि जियांग यहाँ पर सभी को बताता है कि मेन रास्ता अब क्लियर हो चुका था तो अब सभी को ही फालतू के काम छोड़कर फटाफट से सुपरमार्केट जाकर सप्लाईज खरीद कर लाने होंगे। और जिन ब्रदर्स भी अपनी फैमिली को कॉल करने लगते हैं कि वो पहले ही अपने
अपनी फैमिली के लिए भी सप्लाईज खरीद लाए कि यहाँ पर अंकल लियो जियांग से पूछते हैं कि आखिर उसके इस तूफान के बारे में क्या ख्याल थे, और हम देख पाते हैं कि शाओ जियांग इस बात के बारे में काफी सीरियसली तो सोच रहा था, पर न जाने क्यों वो अंकल लियो को बताता है कि उसे इस तूफान वगैरह की ज्यादा चिंता नहीं है, क्योंकि उसके मानने से तो ये तूफान बस थोड़ी देर का था और जल्द ही जब ये खत्म होगा सभी लोगों की जिंदगी वापस आम हो जाएगी। और वैसे भी मान लिया जाए कि ये तूफान नहीं रुकता और उनके नेबरहुड में कोई बंदा मौजूद है जिसने पहले से काफी रिसोर्सेज इकट्ठे कर रखे हैं, तो ये तो पूरे नेबरहुड के लिए ही अच्छी बात थी ना। जिस बात पर फिर अंकल लियो भी हंसते हुए बताते हैं कि उन्हें सच में अपने बुढ़ापे पे इतना नहीं सोचना चाहिए, एंड देन वो इस बात को जाने देते हैं। और यहाँ पर शाओ जियांग सभी को बताता है कि तूफान बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, तो उन सभी को कुछ भी कर 3 घंटों में वापस यहाँ पर आना होगा। और वो सभी भी फटाफट वहाँ से मार्केट को सामान लेने को निकल पड़ते हैं। और यहाँ पर घर में हान फैंग मजे से खाना पीकर खाकर सो रहा था जब तक उसके दरवाजे पर ब्रदर ली आकर बार बार नॉक नहीं करता, और हान फैंग भी दरवाजा खोलकर देखता है कि ब्रदर ली उसके लिए उसकी ऑर्डर की गई वो स्नाइपर गन ले आया था जो कि सेमी ऑटोमेटिक थी। और साथ ही साथ ब्रदर ली ये भी बताता है कि वही उनके सीनियर ब्रदर लियो ने हान फैंग का शुक्रिया भी किया था, क्योंकि हान फैंग ने उन्हें एडवांस में ही कुछ सप्लाईज इकट्ठा करने को बता दिया था, एंड उसने भी ऐसा किया था जो कि उसके काफी काम आ रहे थे। और साथ ही साथ हान फैंग को ब्रदर ली ये भी बताता है कि सुनने में आया है ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की जो सुपरमार्केट थी वो कल वहाँ पर सामान लाने गए तो थे, पर वो सुपरमार्केट जो थी वो पूरी की पूरी खाली हो चुकी थी। और ये बात हान फैंग को भी नामुमकिन लगती है कि आखिर एक ही रात में कोई बंदा पूरी सुपरमार्केट कैसे खाली कर सकता है। और ये हैरानीजनक बात बताने के बाद ब्रदर ली वहाँ से चला जाता है। और हान फैंग अपने मन में अभी भी सोच रहा था आखिर एक ही दिन में कोई पूरी की पूरी सुपरमार्केट कैसे खाली कर सकता है। क्या मेरे अलावा किसी के पास कोई ऐसी ताकत है जिससे कोई व्यक्ति सभी सामान को किसी और डायमेंशन में डाल रहा है। एंड यहाँ पर एक्चुअली में शायद हमारे दूसरी कॉमिक के एमसी जियांग यी की बात हो रही थी, जो कि सच में बहुत ही हरामी है। और अगर आपको उसकी कहानी जाननी है तो आप मेरे दूसरे चैनल पर जाकर उसके एपिसोड्स भी देख सकते हैं, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट में दे दूंगा। एनीवेज यहाँ पर अब हान फैंग चिंतित हो गया था कि क्या सच में कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसके पास डायमेंशन जैसी ओवर पावर्ड एबिलिटी है, और अगर ये बात थी तो ये काफी चिंतित करने था। और फिर वो अपनी एबिलिटी पर थोड़ी और रिसर्च करना चालू हो जाता है, क्योंकि अगर उसके जैसे कुछ और सुपर ह्यूमंस थे तो उसे पहले से ही सावधान होना पड़ेगा। और अभी तक तो उसे इतना पता चला था कि उसकी एबिलिटी हर तरह के फूड सप्लाईज पर इफेक्ट तो करती है एंड चांस लेकर उनका साइज भी बढ़ा देती है, पर उसकी एबिलिटी की सक्सेस रेट बहुत ही ज्यादा लो थी। और सोयाबीन की तो 10 में से 1 की सक्सेस रेट थी, पर मीट बनाते वक्त वो हर बारी फेल हो जाता था एंड वो इसी बात को तो समझना चाहता था। और एक बार फिर से वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है, पर फिर से ही फेल हो जाता है एंड वो इस बात से इरिटेट हो गया था कि आखिर उसे सच में इसका तरीका सीखना पड़ेगा, वरना उसकी एबिलिटी का कोई भी फायदा तक नहीं होगा। एंड फिर बहुत ही ज्यादा टाइम लेकर हान फैंग को फाइनली थोड़ा बहुत समझ आ गया था कि आखिर उसकी एबिलिटी कैसे काम करती है, एंड उसने न जाने कितने घंटे लगातार ये काम किया था, क्योंकि उसके पास ही फेल होने का काफी गन भी पड़ा था। और इतने टाइम तक प्रैक्टिस करने के बाद उसे एक चीज पता चली थी कि ग्रीन लाइट से जो एनर्जी निकलती है वो हमेशा बराबर नहीं होती, और हर एक तरह के खाने की अपनी एक अलग एनर्जी वैल्यू होती है। और हर एक एनर्जी वैल्यू पर जाने के बाद उसे लास्ट में एक क्रिटिकल पॉइंट पर रुकना होता है, जिसमें अगर वो थोड़ा भी आगे या पीछे हो जाए उसका प्रोसेस फेल हो जाता है। और हाँ, ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा सिमिलर था वो पहले टाइम की चलती आ रही डांसिंग गेम्स की तरह, और उसी की तरह अपनी एनर्जी वैल्यू को इधर उधर घुमाता हुआ हान फैंग एक बार फिर से उस सोयाबीन के क्रिटिकल पॉइंट तक पहुंच रहा था। और वहां तक पहुंचने के बाद ही वो एकदम क्रिटिकल पॉइंट पर रुक जाता है, जिससे फाइनली वो कामयाब हो गया था। और अब सोयाबीन को छोड़कर बारी आ गई थी अगला एक्सपेरिमेंट मीट पर करने की, क्योंकि मीट वेजिटेबल से काफी अलग चीज थे। तो जब भी हान फैंग फेल होता था वहाँ पर एक अजीब सा काला सा लिक्विड बन जाता था, और फिर हान फैंग एक तरफ ढेर सारा मीट और एक तरफ ढेरों बीन्स रख लेता है, क्योंकि जहाँ तक उसे याद था इन दोनों को जोड़ने के बाद ही वो मीट की वैल्यू को बढ़ा सकता था। एंड फिर बिल्कुल वैसे उन्हें जोड़ता हुआ वो एक हाथ से ग्रीन लाइट और दूसरे हाथ से रेड लाइट को चालू करता उन्हीं पिन पॉइंट्स को पूरा कर रहा था, पर वही करते करते वो एक बार फिर से फेल हो जाता है और वो मीट फिर से वो ब्लैक लिक्विड बन जाता है। पर फिर से हार ना मानता हुआ वो बार बार इस चीज का ट्राई करता रहता है, और न जाने इस पिन पॉइंट को परफेक्ट करने के चक्कर में कितनी बार मिस होता है। और वो परेशान हो गया था इस डिफिकल्टी के लेवल से, पर अब काफी टाइम की प्रैक्टिस करने के बाद वो फाइनली इस चीज में बहुत ही अच्छा हो गया था। और अब वो पहुंच गया था क्रिटिकल पॉइंट पर, जहाँ पर एकदम परफेक्ट जगह पर रुककर वो फाइनली अपने मीट को बड़ा कर पाया था। नहीं, मेरा मतलब उस चीज से नहीं था। और हान फैंग एकदम खुश हो गया था अपनी इस कामयाबी पर क्योंकि उसे काफी टाइम हो गया था ये चीजें करते, उसका पेट एकदम भूख से तड़फ रहा था, और वो सोच रहा था आखिरकार मुझे इसका तरीका मिल गया। अब एक बार मैंने इसे कर लिया है तो अब मुझे मीट बनाने में कोई भी मुश्किल नहीं होगी।
और फिर अगले दिन यहाँ पर न्यूज पर दिखाया जा रहा था कि इस तूफान की शुरुआत तीसरे दिन में ही पूरी की पूरी कंट्री में इस सेंचुरी का सबसे बड़ा तूफान चल रहा था और हर जगह पर जो जो हो सके वो किया तो जा रहा था। और इसीलिए इस तूफान की वजह से बिजली और सभी नेटवर्क्स वगैरह बंद कर दिए जाएंगे जब तक वो इस इशू के बारे में कुछ कर ना पाए। और सरकार हर एक रीजन में सामान को भिजवा रही थी, तो तब तक सभी को अपनी सावधानी के लिए बस अपने घर पर रहना था। हान फेंग देख रहा था कि फिलहाल तक तो सब कुछ उसकी पिछली जिंदगी जैसा ही जा रहा था। और फिर वो फोन उठाकर अपने ग्रुप के मैसेजेस देखने लगता है जहाँ पर न जाने कितने लोग बातें कर रहे थे। एंड फिर से बाकियों की तरह वो भी ग्रुप चैट पर एंटर कर लेता है और देखता है कि न्यूज देखने के बाद काफी लोग चिंतित हो बैठे थे, कुछ बहस रहे थे और कुछ चिंतित बातें कर रहे थे। और तभी ग्रुप चैट में अंकल लियो भी आते हैं और सभी से पूछते हैं कि क्या सभी को न्यूज पे सच में भरोसा था, क्योंकि अगर सिचुएशन सच में उनके कंट्रोल के अंदर होती तो उनकी मदद के लिए अभी तक सपोर्ट टीम आ भी गई होती, पर अभी तक उनकी तरफ कोई रिसोर्सेज से भरा ट्रक तक भी नहीं आया था। तो सरकार की सपोर्ट की बातें तो उन्हें भूल ही जानी चाहिए। और वो बताते हैं कि उन्होंने अपने दोस्त से सुना था कि उसने काफी सारी गाड़ियां देखी थी जो पूरी हथियारों से भरी सिटी की तरफ जा रही थी, जिससे सिर्फ एक ही बात का फैसला पक्का होता था कि शायद जल्द ही जंग शुरू होने वाली थी। जो बात सुनकर बस सभी लोग बातें करने लगते हैं कि अगर सच में ही जंग होने वाली है तो इसका मतलब तो यही था कि उन सभी का ही काम ऑलरेडी तमाम हो चुका था। और इस बात को हान फेंग ने भी अपनी पिछली जिंदगी में भी सुना था। और तभी वहाँ पर शाओ जियांग भी आकर बताता है कि अगर अंकल लियू की बात सच में सही है तो उन्हें सच में पहले से अपने आप को बचाने के तरीके ढूंढने पड़ेंगे। एंड फिर वो कहता है कि अभी से ही इस नेबरहुड के काफी ऐसे ओनर्स हो गए हैं जिनका खाना अभी से ही खत्म हो गया था, क्योंकि उन्होंने पहले ही प्लानिंग कर ज्यादा खाना इकट्ठा नहीं किया और ना ही उन्हें इतना पता था कि आखिर ये सरकार उन तक खाना वगैरह कम भिजवाने वाली थी। इसलिए उसका आइडिया था खुद से ही चीजों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना शुरू होने का और उन मुश्किल में पड़े ओनर्स की मदद करने का। एंड वो सभी को सजेस्ट करता है कि जिन ओनर्स के पास ज्यादा सप्लाईज पड़े थे वो उन ओनर्स को सपोर्ट करे जिनके पास खाना खत्म हो गया था। और वो खुद से ही बताता है कि वो अपना आधा खाना डोनेट करने को बिल्कुल रेडी था, तो जिसको भी खाने की जरूरत होगी वो आकर उससे बात कर ले। कि तभी यहाँ पर वो शुआन यू ह्योना के पास जाता हुआ बताता है कि ब्रदर जियांग बिल्कुल ही सही कह रहे थे और अपने नेबरहुड के सभी लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए ताकि वो साथ में इस क्राइसिस से बाहर निकल पाए। एंड वो खुद तो इस चीज में रेडी था। एंड वो ली होना से पूछ रहा था कि क्या वो ये भले का काम खुद करना चाहेगी या फिर नहीं। एंड यहाँ पर ली होना एकदम चिढ़ गई थी कि वो शुआन यू हरामी ने इतने सारे लोगों के झुंड में उससे ये बात पूछ ली। एंड शायद इसीलिए था क्योंकि ह्योना ने उसके पहले लव प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। और फिर वो एक्टिंग करते हुए बताती है कि एक्चुअली में उसके खुद के सप्लाईज भी जल्दी खत्म होने वाले थे। एंड ये बात सुनकर सभी मर्द लोग उसकी तरफ इकट्ठा होकर पूछने लगते हैं कि क्या अगर उसे कोई मदद चाहिए तो वो उसे दे देंगे। पर कुछ वैसे लोग भी थे जो बता रहे थे कि वो अपने सप्लाईज किसी को भी नहीं देने वाले। और ऐसे ही काफी टाइम की बहस के बाद कुछ लोग जिनका दिल थोड़ा बड़ा था अपनी तौर से सप्लाईज देने के लिए मान जाते हैं। एंड फिर थोड़े टाइम में वो सब कुछ सुनकर शाओ जियांग बताता है कि कई ओनर्स हैं जो मदद नहीं करना चाहते पर काफी ऐसे भी हैं जो करना चाहते हैं। एंड इसलिए उसके पास एक आइडिया था, वो था कुछ लोगों को इस चीज का इंचार्ज बनाने का। एंड वो वहाँ पर इंटरिम ओनर्स कमेटी बनाने की बात कर रहा था जिनके पास सभी डोनेट किया गया खाना इकट्ठा कर जाएगा और वो सभी लोगों को खाना बांटेंगे जिनको जरूरत होगी। जो बात सुनता हान फेंग कह रहा था कि ये कमेटी तो उसकी पिछली जिंदगी में भी बनी थी और उसे अभी भी अच्छी तरह याद था कि ये कमेटी को सिर्फ बनाया गया था दूसरों लोगों का खाना अपने लिए पाने के लिए। और अब हो गई थी 19 जुलाई और इस अपोकलिप्स का 5 महीने चल रहा था। बाहर का टेम्परेचर -40 डिग्री से भी डाउन हो गया था। सेंट्रल हीटिंग सिस्टम ने भी काम करना बंद कर दिया था जो कि इतने ठंडे वेदर में ऑब्वियस था। और सभी लोग इस ठंड से बचने के लिए कुछ न कुछ तरह से अपनी बॉडी को गर्म करने की कोशिश कर रहे थे, कुछ आग के सहारे तो कुछ किसी जरिए से। और ये सब कुछ अभी तक तो बिल्कुल हान फेंग की पिछली जिंदगी जैसा ही चल रहा था, सिवाय खुद हान फेंग के लिए जो कि इस अपोकलिप्स से अंदर बैठे पूरे मजे ले रहा था। उसके पास हीटिंग सिस्टम था, बैटरीज थी, खाना था और सब कुछ मौजूद था और वो तो मजे से अपनी जिंदगी को जी रहा गेम्स खेल रहा था। कि तभी गेम्स के मजे लेते हुए उसे किसी की कॉल आती है जैसे उठाकर उसे कहा जाता है कि वहाँ से 1801 का ऑनर बोल रहा था जो कि ब्लॉक 8 का इंचार्ज था और जल्दी वो सभी लोग अगले 20 मिनट तक अपने बाहर की रोड साफ करने के लिए निकलेंगे। तो टाइम पर हान फेंग को भी वहाँ पर पहुँचना होगा। जिस बात से हान फेंग एकदम चिढ़ गया था कि क्या ये लोग पागल तो नहीं है, बाहर इतनी ज्यादा पागलों जैसी ठंड पड़ रही थी एंड ये लोग बाहर जाकर रोड साफ करना चाहते थे। पर वो फिर भी नीचे आ ही जाता है क्योंकि अभी उसका कोई भी इरादा नहीं था अपने नेबर्स के साथ पंगे लेने का और ना ही बाकी लोगों का अपने आप पर शक डालने का, ताकि किसी को भी अंदाजा न चले कि हान फेंग ने पहले से काफी सप्लाई इकट्ठे किए हैं। और फिर अपने सामने वो पाते हैं कि बर्फ ने तो उनके पहले फ्लोर की सभी एंट्रेंस को बंद ही कर डाला था और बर्फ दरवाजे से भी ऊपर तक आ गई थी। और वो सभी लोग हैरान होते चिल्लाने लगते हैं कि अभी कल के दिन ही तो उन्होंने सामने का सारा रास्ता साफ किया था और इतनी जल्दी बर्फ
बर्फ इतनी ऊपर तक भर गई थी। और फिर वो सभी उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगते हैं और कुछ बंदे हान फेंग को नोटिस कर उसे उनकी दरवाजा खोलने में मदद करने को बुलाते हैं और हान फेंग भी जाकर ऐसा ही करता है। और फिर वो सभी अपनी पूरी ताकत लगाकर फाइनली उस दरवाजे को खोल ही देते हैं। पर उस दरवाजे के बाहर से जो ठंड निकलती है उस ठंड से उन सभी के एन लग जाते हैं और बाहर से तूफान की हवा इतनी तेज चलकर अंदर आ रही थी कि किसी की आंखें तक भी अच्छे से नहीं खुल पा रही थी। और ठंड से बेका हान फेंग भी सोच रहा था, इन पागल लोगों की वजह से मुझे इतनी ज्यादा ठंड लग गई। अगर ऐसे वेदर में कोई भी बाहर चला गया ना, वो तो कुछ ही पलों में ठंड से मारा ही जाएगा। एंड ये बात अब सभी समझ के चिल्ला रहे थे कि यहाँ पर वो लोग पागल नहीं है जो इस मौसम में बाहर जाएंगे। कि तभी वहाँ पर एंट्री होती है ब्रदर ली की, जो एकदम बैडस बनने की कोशिश करता है। सभी से पूछता है कि आखिर वो सभी लोग यहाँ पर भीगी बिल्ली क्यों बन रहे थे, बल्कि मर्द होने के नाते उन्हें एटीट्यूड लेकर इस बर्फ को साफ करना चाहिए। और बाकी लोग उसे बताने की कोशिश करते हैं कि इस फालतू की एक्टिंग से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जब मौत सामने दिख जाए तो डर सभी को लगता है। पर ब्रदर ली किसी की भी ना सुनता, उस बर्फ को साफ करने के लिए टूट पड़ता है और अपनी पूरी ही तेजी से उस बर्फ को साफ करने लगता है। और ऐसे ही उसके लगातार काम करते करते वो कुछ ही पलों में बर्फ के अंदर रास्ता बनाकर अंदर फंस गया था। और 5 सेकंड की शांति के बाद उसकी मदद की पुकार अंदर से सभी को सुनाई दे रही थी, क्योंकि वो बर्फ के अंदर फंस गया था और उसे बाहर आने का रास्ता तक भी पता नहीं चल रहा था। और फिर सभी लोग कुछ कर उसे घसीटकर बर्फ से बाहर निकालते हैं और हान फेंग उससे बर्फ हटाता उसका हाल पूछता है और देख पाता है कि उसकी बर्फ और ठंड से बुरी हालत थी। और फिर हान फेंग ब्रदर ली को उठाता बाकियों को बताता है कि पहले उन्हें कार पार्क पे जाकर इंचार्ज वाले बंदे को ढूंढना चाहिए और वहाँ पर अपनी अटेंडेंस लगवाकर इस रास्ते को तब साफ करने का सोचना चाहिए जब बर्फ बंद हो जाती है, क्योंकि अब इस तूफान का सामना यहाँ पर इंसानों की ताकत नहीं कर सकती थी। और फिर ब्रदर ली और हान फेंग दोनों साथ में उस कार पार्क एरिया पर आ गए थे, जहाँ पर शाओ जियांग सभी को बता रहा था कि बर्फ और तूफान काफी ज्यादा भारी हो चुका है, तो यहाँ की सफाई शुरू करने से पहले उन्हें थोड़ी बहुत बर्फ को हटाना पड़ेगा। और साथ ही कार पार्क का बेसमेंट डोनेशन सर्विस की जगह बनेगा, जहाँ पर डोनेशन ली भी जाएगी और दी भी जाएगी। और यहाँ पर हान फेंग अपनी जिंदगी में पहली बार शाओ जियांग को पर्सन टू पर्सन देख रहा था, वरना उसने अपनी पिछली जिंदगी में भी सिर्फ जियांग की बातों को ग्रुप में ही सुना था। और हान फेंग सोच रहा था कि क्या इस धोखेबाज डोनेशन कमेटी की शुरुआत इसने की थी। और यहाँ पर शाओ जियांग सभी को शुक्रिया करता बता रहा था, मुझे सच में ही नहीं लगा था कि इतने सभी ओनर्स यहाँ पर खाना डोनेट करने के लिए आएंगे, जिससे हम बाकी जरूरतमंद ओनर्स की मदद कर पाए। और इसलिए आप सभी का मैं काफी आभारी हूँ जो आपने अपना बड़ा दिल दिखाकर सभी की मदद की। और जिन लोगों ने डोनेशन में मदद की थी वो भी बातें कर रहे थे। यहाँ पर सच में अभी टाइम था एक दूसरे की मदद करने का, क्योंकि जब तक वो लोग साथ रहेंगे वो इस क्राइसिस से मिलकर बाहर आ सकते हैं। पर हान फेंग जानता था कि इन्हीं लोगों की सोच बाद में बहुत जल्द बदलेगी, जब इन्हें अंदाजा होगा कि ये डिजास्टर खत्म नहीं होने वाला। और ब्रदर ली हान फेंग को ये बताकर चला जाता है कि उसे बाहर आकर बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही थी कि तभी हान फेंग की नजर साइड में जाती है उस क्यूट से कपड़े डाले वही प्यारी नर्स पर जिसने हान फेंग की हॉस्पिटल में मदद की थी। एंड वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि ये नर्स भी उनके नेबरहुड में रहती होगी। और वो यहाँ पर कुछ सामान को पकड़कर लेकर जा रही थी, पर भीड़ के अंदर से निकलने की वजह से उसे किसी से धक्का लग जाता है और वो सभी सामान के समेत गिरने वाली होती है। पर अहम मौके पर हान फेंग आकर उसे पकड़ लेता है और उसे गिरने से बचा लेता है। और वो नर्स जिन जिहान अपनी आंखें खोल कर पाती है कि ये तो भाई हॉस्पिटल वाला लड़का था, और उसे इतना भी याद था कि इसके तो पैर में चोट लग रखी थी एंड इसलिए उसका ध्यान सीधा उसके पैर की तरफ ही था। और फिर हान फेंग भी इस बात को नोटिस करता फटाफट उसे छोड़ता बताता है कि दरअसल उसकी रिकवरी की स्पीड बचपन से ही काफी तेज थी और न जाने क्यों उसकी इंजरीज कुछ ही दिनों में बस अपने आप ठीक हो जाती थी एंड इसी वजह से उसका पैर भी ठीक हो गया था। जो बात सुनकर वो भी काफी इम्प्रेस हो जाती है और बताती है कि ये चीज तो कमाल की है, सच में आखिर इतना बोला कोई कैसे हो सकता है। और ये बात नोटिस करके उसने अपने हाथ में कुछ सामान पकड़ा था। हान फेंग उसकी मदद करने को ऑफर करता है और वो लड़की उससे पहले ही बता रही थी कि ये सामान काफी भारी है, पर हान फेंग ना मानता, फिर भी उसकी मदद करना चाहता था। पर जब वो अपने हाथ से सामान को छोड़ते ही है, हान फेंग के हाथ पूरे नीचे आ गए थे, क्योंकि वो सामान तो सच में ही काफी भारी था। पर फिर भी हिम्मत करता उसे उठाता। वो उससे पूछ रहा था कि आखिर इसके अंदर क्या सामान है, जिस पर वो बताती है कि उन बॉक्सेस के अंदर कुछ मेडिकल सप्लाईज हैं जिन्हें वो यहाँ पर डोनेट करने वाली थी। और ये देखकर कि हान फेंग को थोड़ा स्ट्रगल हो रहा था, वो एकदम मुस्कुराती हुई उसे बताती है कि अगर ये सामान है उसे कुछ ज्यादा ही भारी लग रहा है तो वो वापस उसे उठा सकती है, क्योंकि उसके लिए ये काफी आसान था। पर हान फेंग बेइज्जती ना करवाना चाहता, उसे बताता है कि ये सामान इतना भी भारी नहीं था। जो सुनकर हान फेंग को दिलासा देती वो बताती है कि यहाँ पर हान फेंग की गलती नहीं थी, क्योंकि एक्चुअली में वो ज्यादातर हर एक मर्द से शक्तिशाली थी। जो बात से सरप्राइज होता हान फेंग पूछता है कि क्या वो सच में बचपन से इतनी शक्तिशाली थी या फिर हाल ही में ऐसा हुआ था। जिस पर वो भी बताती है कि वो बचपन से शक्तिशाली नहीं थी और इस चीज के पीछे एक खास वजह है, और वो वजह हान फेंग जानना तो चाहता था, पर वो उसे समझाती है कि ये वजह थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है और उसके पास से थोड़ी सी रिलेटेड है, तो वो उसके बारे में अच्छे से नहीं समझा सकती। और फिर एक बार मुड़कर वो हान फेंग
फैंग से पूछती जानना चाहती थी कि आखिर वो इतनी बार मिल चुके हैं और उसने हर बार उसकी मदद भी की थी, पर उसे अभी तक उसका नाम तक नहीं पता था और हान फैंग भी उसे अपना नाम बताता है, जो सुनकर वो भी खुशी से मुड़ती उसे बताती है कि उसका सही नाम जिन शुए है और उसे हान फैंग से मिलकर बहुत खुशी हुई और शायद ही क्योंकि इसका असली नाम था तो मैं इसे आज से जिन शुए ही बुलाऊंगा। और फिर वो हान फैंग से पूछती है कि आखिर वो काम क्या करता है, जिस पर वो बताता है कि वो एकदम नल्ला है, जो सुनकर वो सरप्राइज होती है। और क्योंकि उसका सारा ध्यान हान फैंग की तरफ भटका था, वो फिर से ही किसी व्यक्ति से टकरा जाती है और सीधा जाकर हान फैंग के ऊपर गिरती है और हान फैंग ने उसे संभाल तो लिया था, पर इतनी ठंड में कुछ मुलायम संतरों की छूने की वजह से हान फैंग का शरीर आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा था, पर वो फिर भी अपने आप को संभालने की पूरी कोशिश कर रहा था। और फिर जिन शुए वापस अपने आप को संभालती हान फैंग से माफी मांगती है, जो तो उल्टा उसकी गलतियों से खुश था, पर उसे उसकी काफी चिंता भी हो रही थी क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बोली थी। और पीछे खड़ी याना हान फैंग को किसी और लड़की के साथ नोटिस कर उससे बात करने वहाँ पर आ जाती है और हान फैंग से बात करती पूछती है कि आखिर उसने आकर उससे बात क्यों नहीं करी। और फिर अब अपने प्लान के साथ वो खुद जाकर हान फैंग से चिपकती, वो उसे अपनी तरफ की जन्नत का स्वाद दिखाने लगती है और उससे पूछती है कि क्या ये लड़की हान फैंग की कोई दोस्त थी। एंड ये देखकर कि हान फैंग की ऑलरेडी कोई लड़की दोस्त थी, जिन शुए उसे बाय करती खुद सामान उठाकर वहाँ से ले जाने लगती है। और हान फैंग पूछता है कि योना यहाँ पर क्या कर रही थी, जिस पर वो बताती है कि वो यहाँ पर सप्लाईज लेने आई थी और हान फैंग ने भी उसे कितने टाइम से कांटेक्ट नहीं किया था, तो इसलिए उसे हान फैंग की भी चिंता हो रही थी। परंतु हान फैंग बताता है कि वो उसे कुछ ही टाइम में मैसेज भेजने वाला था, जिस पर योना हंसती उसे कहती है झूठ है, मैंने अभी अभी देखा कि तुम इस लड़के से बातें करते वक्त कितने खुश थे। और फिर एकदम ब्लश करती वो हान फैंग को प्यार से पूछती है कि क्या हान फैंग उसे अपना थोड़ा सा खाना दे सकता है, क्योंकि उसका खाना खत्म ही होने वाला था, तो इसीलिए टाइम निकालने के लिए उससे हान फैंग की मदद चाहिए होगी। और ऑब्वियसली हान फैंग अंदर ही अंदर से इस बात से बहुत ही खुश था, परंतु एक्टिंग करता हुआ वो बताता है मेरे पास एक्चुअली में ज्यादा खाना तो नहीं बचा, पर मैं फिर भी तुम्हें खाना देने को तैयार हूँ। पर ना तुमने अभी तक मेरे उस मैसेज का जवाब नहीं दिया जो मैंने तुम्हें कुछ दिनों पहले भेजा था। कि तभी हान फैंग उसे प्यार से पकड़ता, उसके पूरे करीब आता, उससे पूछता है कि क्या वो कुछ दिनों के लिए उसके घर पर चलना चाहेगी और फिर वो साथ में मजे करेंगे। और योना पूरा समझ गई थी कि ये बात कहाँ तक जा रही थी, पर क्योंकि वो हान फैंग का सिर्फ इस्तेमाल ही करना चाहती थी, ना कि उससे कोई रिश्ता बनाना, वो उसे बताती है कि अगर हान फैंग कभी भी उससे बात करना चाहता है तो वो बस उसे ऑनलाइन मैसेज भेज सकता है। एंड ये देखता हुआ कि योना उसका साथ नहीं दे रही थी, हान फैंग मुंह बैठता वहाँ से जाने लगता है। पर यहाँ पर योना अपना प्लान फेल नहीं करना चाहती थी, इसलिए हान फैंग को रोकने के लिए वो उसे पकड़ते हुए बता रही है कि आजकल न जाने क्यों उसे लगता है कि हान फैंग एक्चुअली में पहले से बहुत ही बदल गया है, पर उसकी फीलिंग्स हान फैंग के लिए एकदम सीरियस थी। एंड इसलिए वो नहीं चाहती थी कि बाकी लोग सोचे कि वो हान फैंग के साथ सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो अमीर है। तो इन चीजों के लिए रेडी होने के लिए योना थोड़ा वक्त मांगती है। और ये बात सुनकर बाहर से हान फैंग भी खुश होने की एक्टिंग करता है, पर अंदर ही अंदर वो जानता था कि अगर उसे पहले से इसका सच ना पता होता तो वो पक्का इसकी बातों में आ ही जाता। और इसीलिए धीरे धीरे कर वो योना का ये झूठा मुखौटा तोड़ना चाहता था। और साथ ही अभी उसे ये भी जानना था कि आखिर पिछली जिंदगी में वो योना का कौन आशिक था। एंड इसलिए उसका प्लान था कि वो थोड़े टाइम के लिए बिल्कुल अपनी पिछली जिंदगी जैसे चलेगा, ताकि योना फिर से उस बंदे को ला पाए और फिर वो उससे अपना बदला लेगा। एंड यहाँ फिर वो योना को बताता है कि वो उससे सिर्फ मजाक कर रहा था और साथ ही वो योना के रिप्लाई का वेट भी करेगा और कल तक उसे खाना देने भी आ जाएगा। जो बात सुनकर योना एकदम खुश हो गई थी और जाते ही वो ये भी बताती है कि अगर हान फैंग उससे बात करनी होगी तो वो उसे ऑनलाइन मैसेज भेज सकता है। और जाती वक्त योना एकदम खुश थी कि आखिर उसने हान फैंग को एक बार फिर से बेवकूफ बना ही लिया। और उल्टा यहाँ पर हान फैंग भी खुश था कि योना को लग रहा था कि वो उसकी बातों में आ जाएगा। और फिर अगले दिन ठंड बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी और हान फैंग के मोबाइल में योना के बहुत से मैसेजेस आ रहे थे जो पूछ रही थी कि हान फैंग अभी तक सप्लाईज लेकर क्यों नहीं आया। पर हान फैंग तो उसे पूरा इग्नोर करता, बनाया गया गरम खाना खा रहा था और उस मीट का स्वाद लेता कह रहा था सच में क्या बात है, मैं इस तूफान का मजाक उड़ाता था पर ऐसे मौसम में गर्म खाना खाने का मजा ही अलग है।